नेक्स्ट क्या है हमारे पास, चैप्टर नंबर 5। नाम क्या है चैप्टर का, कंसोलिडेशन एंड द कंप्रेसिबिलिटी। ये दोनों क्या है हमारे पास, मिट्टी की एक इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज है और इन दोनों को जानना इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को जानने के लिए ना आपको बेसिक समझना भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता है कि सॉइल में जनरली होता क्या है, सॉलिड्स होते हैं सॉइल के, है ना, और साथ में होते हैं हमारे वॉइड्स, होते कि नहीं। अब इन वॉइड्स में क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है, अगर जो सॉल्ट है हमारे सॉइल में तो वहां पे सॉल्ट हो सकते हैं, है ना। वहां पे क्या हो सकता है, जो हवा है, हवा की। और ये टावर ऑफ पीसा कैसे लीनिंग टावर ऑफ पीसा में कन्वर्ट हुआ, वो जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जनरली जब ये टावर बना था ना, तो ये टावर ऑफ पीसा था। ये लीनिंग टावर तब हुआ जब हमारी यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रही, उसकी वजह से ये लीनिंग टावर ऑफ पीसा में कन्वर्ट हो गया। जनरली क्या हुआ कि 1172 में क्या हुआ, एडी में पीसा ने बोला कि मुझे 7 मंजिला का एक टावर कंस्ट्रक्ट करना है। तो उन्होंने ठेकेदार को बुलाया, ठेकेदार ने बोला कि चलो ठीक है हम बना देंगे, हम आपको पैसे दे दो। तो 1172 में उनके पास पैसा आया। फिर 1 साल के बाद उन्होंने फाउंडेशन लगा दी, और फाउंडेशन लगा दी उन्होंने ये देखा ही नहीं कि नीचे सॉइल कौन सी है, सैंड है, क्ले है, सॉफ्ट क्ले है। उन्होंने क्या किया, सॉइल की एक्सप्लोरेशन ही नहीं की, टेस्ट ही नहीं किए, क्योंकि आप जैसे इंजीनियर नहीं थे ना उनके पास। तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले तो एक्सकवेट किया और फाउंडेशन दी 1 साल के बाद, यानी 1173 एडी में उन्होंने क्या दी थी, फाउंडेशन दे दी। फाउंडेशन दे दी, एक फ्लोर बना, दूसरा फ्लोर बना, तीसरा फ्लोर बना। अब दिक्कत होना जो है चालू होगी। तीसरे फ्लोर के बाद क्या हुआ, हमारा जो टावर है वो लीनिंग टावर ऑफ पीसा में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर 100 साल तक काम रुका, ठीक है, और फिर पीसा की लड़ाई भी हुई जिसमें पीसा हार गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, 100 साल तक तो हमारा काम रुका हुआ था, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये थोड़ा सा सेटलमेंट, ये जो हमारा फाउंडेशन है थोड़ी सी सेटल होगी, जिसकी वजह से थोड़ा सा क्या हुआ, ये कोलैप्स होने से बच गया। फिर बाद में आए दूसरे लोग, उन्होंने बोला कि अब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको काउंटर बैलेंस करेंगे। तो इसका पूरा स्ट्रक्चर क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ऊपर के स्ट्रक्चर जो है, जो बनाने थे ऊपर के फ्लोर्स, तो उसके लिए थोड़ा सा साइड में कर दिया, ताकि क्या हो गया, इसमें अनइवन जो है, इसमें जो सेटलमेंट देखने को मिल गया उससे बच सके। फिर वो कंस्ट्रक्ट हुआ, 7वें फ्लोर तक बना, फिर उसके बाद बेल लगा दी उन्होंने। अब जनरली यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है वो जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बना किस तरह से वो नहीं इंपॉर्टेंट हमारे लिए। एज एन इंजीनियर वी नीड टू प्रिडिक्ट द सेटलमेंट, कि वो जो सेटलमेंट थी ना, वो सेटलमेंट पहले ही अगर हमें पता लग जाती तो हम क्या है, इसको बचा सकते थे। इसको हम टावर ऑफ पीसा ही रहने देते, लीनिंग ऑफ टावर ऑफ पीसा में कन्वर्ट नहीं होने देते। पहली बात तो जब उन्होंने फाउंडेशन दी ना, तो फाउंडेशन ही उन्होंने किस पे दी, 3 मीटर पे दी। बोले सैंड है, सैंड बना दो। अरे देख तो लो सैंड के नीचे क्या है, नीचे थी हमारी सॉफ्ट क्ले, जिसकी वजह से हुआ क्या कि यहां पे तो हमारा ये जो हमारी सैंड थी, सैंड में क्या थे, हमारे शेल मिक्स था। ये जो सैंड थी ना, इट कंसिस्ट ऑफ अ शेल मिक्स, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो इफेक्टिव स्ट्रेस था वो डिक्रीज हो गया पहले तो ओवरऑल, ठीक है। तीसरा क्या है कि इसके नीचे जो था हमारे पास सॉफ्ट क्ले थी, है ना। अब ये सॉफ्ट क्ले की वजह से हुआ क्या, ये जो मिट्टी है ना, ये इजीली क्या कर जाती है, दब जाती है। इसलिए जो फाउंडेशन है ना, इसमें हमें अनइवन सेटलमेंट देखने को मिल गया, यानी अलग अलग जगह पे वो अलग अलग तरीके से बैठ जाएगा। जैसे कि एक साइड से नहीं बैठा है, दूसरी साइड से बैठ चुका है। तीसरा क्या है इंपॉर्टेंट, तीसरा ये कि हाई वाटर टेबल। इस हाई वाटर टेबल की वजह से क्या हुआ, जो हमारी इफेक्टिव स्ट्रेस था वो रिड्यूस हो चुका है। ये मैंने चैप्टर नंबर 3 में बताया किस तरह से रिड्यूस होता है। अब जैसे सॉइल के पार्टिकल्स हैं, ये अगर जो इकट्ठे तो देयर इज नो प्रॉब्लम, पर अगर जो इनके बीच पानी है ना, तो ग्रेन टू ग्रेन जो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पे हमारा जो इफेक्टिव स्ट्रेस है, यानी जो स्ट्रेंथ हमारे को मिलनी थी वो स्ट्रेंथ नहीं मिली। ये हमारी सॉइल क्या होगी, अनस्टेबल होगी, जिसकी वजह से हमारे को एक जो टावर ऑफ पीसा है वो लीनिंग टावर ऑफ पीसा में कन्वर्ट हुआ। अब क्वेश्चन उठता है कि सर ये सेटलमेंट हुई तो अभी तक ये पूरा धस क्यों नहीं गया, अभी तक ये पूरा सेटल क्यों नहीं गया? क्योंकि आप जैसे इंजीनियर आए 1990 में, उन्होंने इस प्रॉब्लम को देखा। उन्होंने बोला कि यहाँ पे अगर जो सेटलमेंट हो रही है ना, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो इसको एंकरिंग वगैरह कर दी, ठीक है, एक साइड से एंकरिंग कर दी कि भाई ये गिरे ना नीचे और ज्यादा लीन ना हो। दूसरा क्या कर दिया, धीरे धीरे क्या कर दी, सॉइल का एक्सकवेट करना चालू कर दिया, दूसरी साइड से सॉइल का एक्सकवेट करना जो है चालू कर दिया, और यहाँ पे लगा दिया 1200 टन का यहाँ पे वेट, जिसकी वजह से क्या है कि ये जो अनइवन सेटलमेंट थी ना, इसको कंपनसेट कर सके। क्लियर हो गया? तो आप जैसे लोग ही हैं जिनकी वजह से ये अभी तक टिका हुआ है, अदरवाइज अभी तक तो ये गिर जाता। और इसी वजह से क्या है कि अगले 200 या 300 साल तक कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। और फिर उसके बाद कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग भी करते हैं, अगर थोड़ा सा भी इसमें सेटलमेंट हो जाए तो फिर वो एकदम से उसको इवैक्यूएट कर लेंगे, है ना। और कई लोग होते हैं जैसे कि फोटोज खींचते तो यहाँ पे हाथ भी रख देते, उसकी वजह से भी ये अभी तक बचा हुआ है। तो यही था हमारा जो है टावर ऑफ पीसा कैसे लीनिंग टावर ऑफ पीसा में कन्वर्ट हुआ है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट आपको ये जानना है कि अगर आपको सेटलमेंट की प्रेडिक्शन पहले से हो जाती, आप शैलो फाउंडेशन नहीं देते। आपको पता है कि वहां पे सैंड है, मान लो सैंड है, उसको देखो तो सही सैंड है क्या, नीचे क्या है, सॉफ्ट क्ले है, वाटर टेबल हाई है तो देख लो वो वाटर टेबल हाई है। और तीसरा इंपॉर्टेंट क्या किया उन्होंने, जो वाटर टेबल है ना उसको लोअर डाउन कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि अभी तक वो टिका हुआ है। तो आपको चैप्टर नंबर 5 क्या बताएगा कि आपको अगर जो लीनिंग टावर ऑफ पीसा नहीं कंस्ट्रक्ट करना है, तो आपको सेटलमेंट की प्रेडिक्शन जो है वो पहले पता लग जाए। यानी कंसोलिडेशन थ्योरी हमको इंजीनियर्स को अलाउ करती है कि वो एस्टिमेट कर सके कि कितनी जल्दी हमारी सॉइल जो है वो कंप्रेस होगी या फिर सेटल होगी अंडर द लोड।
मैंने आपको बताया ना, जब तक उस पर लोड नहीं लगेगा तब तक वो सेटल नहीं होगी, लोड लगेगा तभी वो जाके सेटल होगी। अब वो लोड कुछ भी हो सकता है, ऊपर की सॉइल नीचे की सॉइल पे लगा सकती है, ऊपर का कंस्ट्रक्शन नीचे की सॉइल पे लगा सकता है। ऐसी बहुत सारी चीजें जिसकी वजह से आपको सेटलमेंट जो देखने को मिलेगी। अब मैंने सेटलमेंट क्या होती है ये चीज आपको क्लियर कर दी है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि फाउंडेशन की डिजाइन, आपको फाउंडेशन कहां देनी है। जैसे उन्होंने 3 मीटर में फाउंडेशन की डिजाइन कर दी, अरे देख तो लो कि 3 मीटर में शैलो फाउंडेशन है, 7 फ्लोर बना रहे हो तो फाउंडेशन तो थोड़ी बड़ी दो, तो फाउंडेशन का डिजाइन अच्छे से हो जाएगा आपका। वो हमारे बहुत सारी ऐसी चीज देगा, जैसे सीसी हो गया, आपको आगे पता लगेगा, सीआर हो गया, तो ऐसे इंडेक्स देगा जो आपको हेल्प करेगा ये जानने के लिए कि आपको फाउंडेशन कौन सी डिजाइन करनी चाहिए। तीसरा, आपने सेटलमेंट को प्रिडिक्ट कर दिया, फाउंडेशन डिजाइन आपने अच्छे से कर दिया, वाटर टेबल को आपने लोअर डाउन कर दिया, और आपने देख लिया कि जो भी हमारी सॉइल है वो नॉर्मली कंसोलिडेटेड है कि ओवर कंसोलिडेटेड है। ये चीज कब होगी मैं आपको आगे बताऊंगा क्या होता है। तो जब आपको ये सब पता लग गया तो आप सेफ्टी और ड्यूरेबिलिटी दोनों बता देंगे। जैसे कि लीनिंग टावर ऑफ पीसा जो है 200-300 साल तक नहीं जाएगा, तो अभी तक पता लग गया हमें, तो ड्यूरेबिलिटी भी इंक्रीज होगी इसकी। तो यही जो चीजें ये हमको कौन बताएगी, चैप्टर नंबर 5 बताएगी। दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाई द चैप्टर 5 इज इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया। कंसोलिडेशन और कंप्रेसिबिलिटी में कोई तो दिक्कत नहीं है, इन दोनों में मेरे को डिफरेंस आपको मुझे बताना है, तो मैं क्या बोलूंगा, जो कंप्रेसिबिलिटी है जब उस पर दबाव पड़ेगा तो उससे एयर निकलेगी। कंसोलिडेशन में क्या होगा, जब हमारी सॉइल सेटल करेगी उस पॉइंट पे जब हमारा पानी बाहर निकलेगा, दैट इज बीइंग नोन एज कंसोलिडेशन। समझ में आया। एग्जांपल से भी मैंने बता दिया और बाकी चीजों से भी बता दिया। हमारे पास द कंप्रेसिबिलिटी, मैं कंप्रेसिबिलिटी से बोलने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये ना मिट्टी की वो प्रॉपर्टी होती है जब उस पर दबाव पड़ेगा ना तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, जनरली रिड्यूस होगा। क्लियर होगा, कम हो गया। जब भी हमारी मिट्टी पर ना कोई भी लोड लगेगा, फॉर एग्जांपल वो लोड आपने वेट के टर्म्स में लगाया, या फिर आपने कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की है, या फिर रोड कंस्ट्रक्ट की है, या फिर कोई ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया किसी भी सॉइल में, तो ये कंस्ट्रक्शन की वजह से ये हमारी मिट्टी क्या है, थोड़ी सी दब जाती है, यानी इसमें थोड़ा सा दबाव आ जाता है, जिसकी वजह से क्या हो गया, इसी दबाव की वजह से वॉल्यूम में चेंज हो गया, और इसी को मैं क्या बोलूंगा, कंप्रेसिबिलिटी बोलूंगा। ठीक है, ये ना हर एक टाइप की मिट्टी के साथ होता है, लेकिन जो हमारी सॉफ्ट होती है ना, सॉफ्ट होगी या फिर जिसमें ज्यादा पानी है, जिसमें ज्यादा पानी वाली मिट्टी है, उसमें ये प्रीडोमिनेंटली ज्यादा देखा जाता है। क्लियर हो गया। वे यही चीज यहां पे बोली कि जो हमारी कंप्रेसिबिलिटी है वो सॉइल की प्रॉपर्टी है जो हमें ये बताएगी द एबिलिटी टू डिक्रीज इन द वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम का कम हो जाना जब उस पर कोई भी लोड लगेगा, प्रेशर लगेगा, जो कि मेजर क्या करती है, जो भी कंप्रेस हुआ और जो भी हमारी सेटलमेंट हुई अंडर द अप्लाइड लोड। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज सॉइल कंप्रेसिबिलिटी अफेक्ट्स द सेटलमेंट एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर जो हमारी नीचे की सॉइल सेटल होगी तो ऊपर की जो हमारी कंस्ट्रक्शन है उसमें क्रैक्स आ सकते हैं, है ना, सेटल हो सकती है, अनइवन सेटलमेंट हो सकती है। तो यही सब चीज क्या है, कंप्रेसिबिलिटी में बताया, वही चीजें हैं यहाँ पे लिखी हुई है। क्लियर हो गया। इसको पढ़ लेते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी वेरीज विद द सॉइल टाइप। क्लेई और ऑर्गेनिक सॉइल जो है हमारी फाइन पार्टिकल्स वाली, वो टेंड्स करती है ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी। क्यों? क्योंकि उनका जो पार्टिकल्स है वो फाइनर है और वाटर कंटेंट जो है वो ज्यादा कंसिस्ट करती है। वाइल जो सैंडी सॉइल है वो लेस कंप्रेसिबल है बिकॉज उनका जो परमेबिलिटी है वो ज्यादा, वो कम है ना, ज्यादा है, सॉरी, परमेबिलिटी ज्यादा है, तो वो पानी को होल्ड नहीं करती, और इनका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है वो स्टेबल होता है। जो इसका सॉलिड्स का स्ट्रक्चर होता है ना वो स्टेबल होता है जब इस पर कंप्रेसिबिलिटी लगती है। इन इंजीनियरिंग कंप्रेसिबिलिटी गाइड्स द प्रेडिक्शन, यही चीज मैंने आपको ऊपर भी बताई कि सेटलमेंट को गाइड करता है, और बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स है जिनसे आप फाउंडेशन की डिजाइन कर सकते हो। इन समरी आप ये समझो कि कंप्रेसिबिलिटी वो टर्म है जब लोड लगेगा, वॉल्यूम चेंज होगा, एयर बाहर निकलेगी। समझ में आया। सेकेंड ऑफ ऑल क्या है हमारे पास, द कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन से मेरा क्या मतलब है, ये एक ऐसी प्रोसेस है ना जहां पर सैचुरेटेड सॉइल यानी वो मिट्टी जो बिल्कुल पानी से भरी हो, बिल्कुल ही बिल्कुल क्या हो, पानी से भरी हो, जब उस पर लोड लगता है तो मिट्टी के जो छेद है यानी जो वॉइड्स है उनसे क्या निकलेगा, धीरे धीरे पानी बाहर निकलेगा, है ना। वो कुछ महीने भी हो सकता है, कुछ साल भी हो सकता है, और कुछ दिन भी हो सकता है। अब जैसे जैसे धीरे धीरे पानी हमारा बाहर निकलेगा वैसे वैसे हमारे सॉइल की जो हमारे चंक है इसकी वॉल्यूम क्या होगी, रिड्यूस होगी। ठीक है, तो वॉल्यूम रिडक्शन क्यों होगी, बिकॉज पानी बाहर निकला है। किसमें होगा, सैचुरेटेड सॉइल में होगा। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंसोलिडेशन कहां होगा, सैचुरेटेड सॉइल में होगा। अब मुझे बताओ कि जब हमारा एयर बाहर निकलेगी तो मैं उसे क्या बोलूंगा, कंप्रेसिबिलिटी बोलूंगा, कंप्रेशन बोलूंगा। तो अगर हमारी कोई भी सॉइल में एयर बाहर निकल रही है तो उसको मैं इनिशियल कंप्रेशन बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं। पानी बाहर निकलेगा तो मैं उसे क्या, सेकेंडरी, उसको मैं इनिशियल के साथ क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी कंसोलिडेशन बोल सकता हूं, डेफिनेटली बोल सकता हूं, क्योंकि कंसोलिडेशन वो प्रोसेस है जहां पे पानी बाहर निकलेगा। क्लियर हो गया। वैसे ही इसके 3 फेज आते हैं। पहला फेज होता है इसका इनिशियल कंप्रेशन, क्या हो गया, इनिशियल कंप्रेशन हो गया। फिर हो गया प्राइमरी कंसोलिडेशन, और फिर हो गया सेकेंडरी कंसोलिडेशन। मैंने क्या बोला कि कंप्रेशन मतलब एयर का बाहर निकल जाना, कंसोलिडेशन मींस पानी का बाहर निकल जाना। यानी सेकेंडरी कंसोलिडेशन में यहां पे भी सेकेंडरी कंसोलिडेशन और प्राइमरी कंसोलिडेशन में क्या होगा, जनरली पानी जो है अभी भी निकल ही रहा होगा,
क्लियर हो गया कि कंसोलिडेशन का मतलब आपको क्लियर हो गया जो भी मैंने बताया। यानी कंसोलिडेशन क्या है, एक तरह का प्रोसेस है जो सैचुरेटेड सॉइल में होगा। जब पानी हमारा बाहर निकलेगा वॉल्यूम रिड्यूस होगा, कुछ दिनों का भी हो सकता है, कुछ सालों का भी हो सकता है, कुछ दिन के लिए भी हो सकता है। स्पेशली किसके लिए होगा ये, स्पेशली तब होगा, देखो इसको समझने के लिए ना, इस स्पेशली किसके लिए होगा ये, क्लेई सॉइल के लिए होगा हमारी, जैसे क्ले होती है ना, उन जैसे मिट्टीज में ज्यादा देखने को मिलता है। कंसोलिडेशन को समझने के लिए ना, आपने कभी पनीर बनाया, अगर नहीं बनाया तो कुछ नहीं है, दूध लो, दूध में क्या कर दो, नींबू डाल दो, उसमें क्या होगा, दूध जो है फट जाएगा। अब आप ऐसा करो कि आप एक कपड़ा लो, कपड़े में इस पूरे के पूरे कंटेनर को टिल्ट कर दो, और यहां से जो भी हमारे पास बचेगा, यहाँ पे फटा हुआ जो पनीर, फटा हुआ जो दूध है, उसके यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, पनीर मिलेगा। उस पनीर पे क्या करो, आप एक कांस्टेंट लोड लगा दो ऊपर से। अच्छा, ये कांस्टेंट लोड जब आपने लगाया होगा ना, आपने देखा होगा इनिशियली जो है उसकी ना एयर बाहर निकलती है। अगर आपने नहीं देखा है तो कर लो यार, कुछ नहीं है, 1-2 मिनट का काम है। एयर बाहर निकलेगी, फिर आपने क्या कर दिया, एक कांस्टेंट लोड लगा दिया। कांस्टेंट, आप ऐसा नहीं कर रही कि हर बार उसमें लोड इंक्रीज करें, नहीं, आप कांस्टेंट लोड लगाओ और उसको छोड़ दो ऐसे ही। अब आप देखोगे कल सुबह तक क्या है, वो जो पनीर है ना वो बहुत ज्यादा सॉलिड हो जाएगा। आपने लोड चेंज नहीं किया, आपने कोई भी उसमें छेड़खानी नहीं की, लेकिन स्टिल जो हमारा पनीर थोड़ा सॉफ्ट था, क्लेई था, अब जो है वो एक तरह का सॉलिड की तरह एक्ट कर रहा है। तो वो क्यों हुआ है, क्योंकि पानी जो है उसे बाहर निकला है और कांस्टेंट लोड जो है उस पर पड़ा है। तो यही चीज क्या होती है, कंसोलिडेशन होती है। यही चीज क्या हो रही है कि वॉल्यूम का रिडक्शन हो जाना, उसका वॉल्यूम भी रिड्यूस हो जाएगा। पहले बहुत सारा था लेकिन उसके बाद थोड़ा सा कम मिलेगा, तो वॉल्यूम का रिडक्शन हो जाना सैचुरेटेड सॉइल में, क्योंकि पानी जो है वो बाहर निकलेगा उसकी वॉइड से, और जब उसमें कांस्टेंट लोड लग रहा होगा तभी ये चीज होगी। क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि कंसोलिडेशन क्या है, एक तरह का ऐसा प्रोसेस है, वॉल्यूम की रिडक्शन होगी, सैचुरेटेड सॉइल में होगी, कांस्टेंट लोड लगेगा। क्लियर हो गया। तीनों फेज जो है हमारे, कौन कौन से फेज है, इनिशियल कंप्रेशन अभी मैंने पढ़ा है, प्राइमरी कंसोलिडेशन, सेकेंडरी कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया। हर एक लोड में क्या हो रहा है, वॉइड्स जो है वो चेंज हो रहे हैं, ज्यादातर जो वॉइड्स है वो चेंज हो रहे हैं, लेकिन वॉइड्स ऑफ सॉलिड जो है वो चेंज नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन जब सेकेंडरी कंसोलिडेशन की बात आएगी तो यहां पे वॉइड्स ऑफ द सॉलिड्स भी क्या होंगे, चेंज होंगे। इसकी वजह से सॉइल जो है वो ज्यादा डेंसर देखने को मिलेगी आपको, यानी ज्यादा काटी काटी बोलते हैं उसको हमारी भाषा में, देखने को मिलेगी। ये कब देखने को मिलेगी हमको, दैट इज द, जब उसके ऊपर एक लोड लग रहा होगा। अब वो लोड क्या हो सकता है, मैंने आपको बताया, या तो वो सॉइल का, एक सॉइल का दूसरी सॉइल के ऊपर लगने वाला लोड होगा, या फिर कोई भी आपने स्ट्रक्चर बना दिया है ना, जैसे कि टावर ऑफ पीसा बना दिया, तो उसकी वजह से नीचे जो सॉइल है वो क्या हो जाएगी हमारी, सेटल हो जानी शुरू, वो जो सॉइल है वो थोड़ी सी क्या हो जानी हो जाएगी, डेंस हो जाएगी। और जब वो डेंस हो जाएगी ना तो वो स्टेबल भी हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो यही चीज क्या है सारी, हम अब कंसोलिडेशन की फेजेस पढ़ेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे। लेकिन आपको कंसोलिडेशन और कंप्रेसिबिलिटी के बारे में क्लियरिटी होगी कि व्हाट यू मीन बाय द कंप्रेसिबिलिटी और व्हाट यू मीन बाय द कंसोलिडेशन। क्लियर हो गया इतना, है ना। जनरली किस में होता है ये, जनरली हमारा सॉइल पे होता है। कौन सी सॉइल में होता है, जब हमारा इनिशियली स्टेज पे, जब सबसे पहले क्या निकलेगा, एयर निकलेगी, तो कंप्रेसिबिलिटी से डिनोट करेंगे। और जब हम बात करेंगे किसमें, जब हम बात करेंगे क्ले में, तो क्ले में कंसोलिडेशन होगी। और क्या है, ये टाइम डिपेंडेंट है, थोड़ा सा टाइम लगता है, जैसे पनीर बनने में टाइम लगता है, वैसे ही कंसोलिडेशन भी एक तरह का टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस है। और क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, कि अगर हमको सबसे पहले कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है ना, बनाना है, तो अगर हम मुझे स्ट्रक्चर अगर जो बनाना है, जैसे ब्रिज हो गया, बिल्डिंग हो गया, फिर कोई भी हमारा डैम हो गया, तो इनकी प्लानिंग करते टाइम ना हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारी सॉइल है, नीचे की सॉइल है, वो कितना दबेगी, वो कितना कंप्रेस हो जाएगी। तो अगर ये हमें पता होगा तो कंसोलिडेशन कितनी होगी, कंप्रेसिबिलिटी कितनी होगी, वो जानना हमारे लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। सेकंड ऑफ ऑल, अगर हमारी कोई सॉइल है वो एक्सट्रीमली कंप्रेसिबल है या फिर कंसोलिडेशन है, तो वहां पे जो स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, सेटल होने लगेगा। जैसे कि पहला फ्लोर बनाया तो थोड़ी सी सेटलमेंट हुई, दूसरा फ्लोर बनाया फिर थोड़ी सी और सेटलमेंट हुई, तीसरा फ्लोर बनाया फिर तो पूरा ही सेटल हो गया। उसकी वजह से क्या है, हमें ये पता होना चाहिए द प्रेडिक्शन ऑफ द सेटलमेंट क्या है, वो जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो समझ में आया व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। फाउंडेशन की डिजाइन होगी, उसकी कैलकुलेशन जो है वो सेफ्टी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। समझ में आया आपको, है ना। तो हमको ये पता होना चाहिए कि जो भी हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसके नीचे की सॉइल का वो अनएक्सपेक्टेड सेटलमेंट हमें नहीं दिखा है। ठीक है, फाउंडेशन की जो फेलियर है वो हमें ना देखने को मिले, जो फाउंडेशन है वो फेलियर ना हो जाए। कोई भी लोग उसमें रह रहे तो उनकी लाइफ के साथ हम नहीं खेलना चाहते, तो सेफ्टी के रिस्क भी होगा, है ना। और फिर दूसरा क्या है कि आपने कंस्ट्रक्शन कर दिया, फिर उसको रिपेयर करना चालू करो, रिपेयर के लिए और पैसा लगाओ, तो हम नहीं चाहते कि रिपेयर वगैरह मेंटेनेंस वगैरह में हम ज्यादा पैसा लगाए। तो इकोनॉमिकल कंस्ट्रक्शन जो है हमें करना इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जब हम फेजेस ऑफ कंसोलिडेशन की बात करते हैं ना, तो ये ना हर साइल में क्या हो गया, जो भी हमारी इनिशियल कंप्रेशन है, इनिशियल कंप्रेशन होगी, या फिर हमारी प्राइमरी कंसोलिडेशन होगी, या फिर सेकेंडरी कंसोलिडेशन है ना, अलग अलग एक्सटेंट तक क्या कर सकती है, वेरी कर सकती है। ये मेनली डिपेंड किस पे करती है, सॉइल के टाइप पे। तो सॉइल का जैसा भी टाइप होगा, सैंड होगा, क्ले होगा, ग्रेवल होगा,
तो इन सब पे क्या करती है, डिपेंड करती है। सेकंड ऑफ ऑल डिपेंड क्या करती है, उसकी परमेबिलिटी पे, कि परमेबिलिटी हाई है, ज्यादा है, कम है, किस पे डिपेंड करती है। क्लियर हो गया। उस पे जो मॉइस्चर कंटेंट है उस पे भी डिपेंड करती है, यानी पानी की कितनी मात्रा है। तो इन सब पे डिपेंड करती है हमारी इनिशियल कंसोलिडेशन, प्राइमरी कंसोलिडेशन और सेकेंडरी कंसोलिडेशन। क्लियर हो गया। जब मैं इनिशियल कंसोलिडेशन की बात करता हूं ना, तो ये क्या होती है, ये हर एक सॉइल में होती है, यानी एनी टाइप ऑफ अ सॉइल, एनी टाइप ऑफ अ सॉइल, चाहे वो सॉइल क्या हो, फुल्ली सैचुरेटेड क्यों ना हो। इसका रीजन इसका जो रीजन है वो क्या है, जब भी हमारा सॉइल पे लोड लगता है तो सॉइल के जो सॉलिड पार्टिकल्स है उनके बीच प्रेजेंट जो हमारी एयर है ना, वो क्या हो जाती है, बाहर निकलना शुरू हो जाती है, यानी एक्सपेल्ड आउट होना जो है शुरू हो जाती है। जब वो क्या होगी, कंप्रेस होगी। तो ऑन कंप्रेसिंग ऑफ द सॉइल सॉलिड, फॉर एग्जांपल सॉइल, तो इससे बाहर क्या निकलेगा, एयर बाहर निकलेगी। अब जो कोर्स ग्रेन सॉइल है, जैसे कि हमारे सैंड हो गया है ना, या फिर ग्रेवल हो गया, ये प्रोसेस ना बहुत जल्दी हो जाती है। क्यों? क्योंकि इनकी परमेबिलिटी हाई है। सेकंड ऑफ ऑल क्या है, जो हमारी फाइन ग्रेन सॉइल है ना, जैसे कि क्ले होगी है ना, या तो उनमें क्या देखने को मिलता है, ये माइनर देखने को मिलता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि इनिशियल कंप्रेशन जो है वो एवरी टाइप ऑफ सॉइल में देखने को मिलेगी, चाहे वो फुल्ली सैचुरेटेड हो, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी सॉइल हो। पर वेरी किस पे करेगी, डिपेंड तो इस पे करेगी। ऐसा नहीं कि जो 3 फैक्टर बताए इन पे डिपेंड नहीं करेगी, सब पे डिपेंड करेगी। लेकिन टाइप बता रहा हूं मैं कि कौन सी वाली टाइप ऑफ सॉइल में डिपेंड, कौन सी वाली टाइप ऑफ सॉइल में आपको देखने को मिलेगी। तो हर एक टाइप में देखने को मिलेगी। तो आपको कोई पूछे कि इनिशियल कंप्रेशन किस में देखने को मिलती है, तो हर एक टाइप में सॉइल में देखने को मिलती है। होता है क्या इनिशियल कंप्रेशन, इनिशियल कंप्रेशन ये होता है जब हमारा एयर जो है वो बाहर निकलेगा, जब किसी भी सॉइल में लोड लगेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। इंस्टेंट प्रोसेस है, बहुत जल्दी हो जाती है ये। कोर्स ग्रेन में बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है, लेकिन फाइन ग्रेन सॉइल में थोड़ा सा टाइम लेती है। क्लियर हो गया इतना जो मैंने बताया। सेकंड आ गया हमारा प्राइमरी कंसोलिडेशन। अच्छा, ये तीनों चीजों पे डिपेंड करती है। अच्छा, जो प्राइमरी कंसोलिडेशन है ना, ये मोस्टली किस में होती है, मोस्टली होती है सैचुरेटेड सॉइल में। किस में होती है, सैचुरेटेड सॉइल में। सैचुरेटेड सॉइल में हो गया। जो हमारी फाइन ग्रेन सॉइल होती है ना, जैसे कि क्ले हो गया, हमारी सिल्ट होगी, ये मेजरली देखा जाता है उसमें, क्योंकि जो उनकी परमेबिलिटी होती है वो जनरली क्या होती है, लेस होती है। आपको पता है कि क्ले और सिल्ट की परमेबिलिटी कम होती है एज कंपेयर टू द सैंड। और जब लोड लगता है ना इन पे, तो ये ज्यादा समय लेती है पानी को बाहर निकालने में। बेसिकली प्राइमरी कंसोलिडेशन क्या हो गया, पानी का बाहर निकल जाना ही क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंसोलिडेशन बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो इनिशियल कंप्रेशन, प्राइमरी कंसोलिडेशन, तो इसके नाम से ही आप समझ सकते हो कि इनिशियल कंप्रेशन का मतलब क्या हो गया, इनिशियल प्राइमरी कंसोलिडेशन का क्या मतलब हो गया। ठीक है, तो प्राइमरी फेज है तो पानी तो बाहर निकलेगा, एयर है वो बाहर निकलेगी। प्राइमरी कंसोलिडेशन में क्या हो गया, सैचुरेटेड सॉइल में होगा जनरली। फाइन ग्रेन सॉइल में क्या है, मेजरली देखा जाता है, मेजरली बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि नहीं देखा जाएगा कोर्स ग्रेन सॉइल में, उसमें भी देखा जाएगा। लेकिन कोर्स ग्रेन सॉइल की परमेबिलिटी जो है वो हाई रहती है, जिसकी वजह से यहां पे क्या है, यहां पे हमें जो है कंसोलिडेशन जो है वो क्या है, यहां पे फास्ट होती है। हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंसोलिडेशन जो है वो, जो हमारी प्राइमरी कंसोलिडेशन जो है ना, प्राइमरी कंसोलिडेशन जो है वो हर एक सॉइल में होती है, जैसे कि कोर्स ग्रेन सॉइल में भी होगी, फाइन ग्रेन सॉइल में होगी। लेकिन मेजरली किसमें देखी जाती है, प्राइमरी कंसोलिडेशन सॉइल में देखी जाती है। आप इसको इस तरह से समझो, फाइन में भी देखी जाएगी, ऐसा नहीं कि फाइन में नहीं देखी, लेकिन टाइम जो है वहां पे लगेगा। ठीक है, तो टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन कोर्स ग्रेन सॉइल में क्या है, टाइम जो है वो ज्यादा नहीं लगेगा। क्यों, परमेबिलिटी हाई है। परमेबिलिटी हाई है तो क्या होगा, अगर जो ऊपर से पानी भी आता है किसी भी कोर्स ग्रेन सॉइल में, तो पानी इजिली नीचे चल जाता है, परकुलेट कर जाता है। लेकिन फाइन ग्रेन सॉइल तो होल्ड करती है फाइन पार्टिकल की वजह से, ये चीज मैंने आपको बताई है। तो दैट इज वाई यहाँ पे क्या है, प्राइमरी कंसोलिडेशन हर एक सॉइल में देखी जाती है, लेकिन कोर्स ग्रेन और फाइन ग्रेन में आपको डिफरेंट टाइम में देखी जाएगी। फाइन में ज्यादा टाइम लगेगी, कोर्स में कम टाइम लगेगी। क्लियर हो गया। ठीक है, और ये मेनली क्या है, रैपिड, और ये जो है रैपिड हो जाता है कोर्स में, और कम नोटिसेबल भी होता है। तो हम बोल सकते हैं कि प्राइमरी कंसोलिडेशन जो है वो हमारी कोर्स ग्रेन, फाइन ग्रेन दोनों में होती है, हर टाइप की सॉइल में होती है। समझ में आया। प्राइमरी कंसोलिडेशन स्लो प्रोसेस होता है किसमें, जब हमारी फाइन ग्रेन सॉइल होगी। क्लियर हो गया। ठीक है, और इससे होता क्या है, पानी बाहर निकलेगा, एयर, वाटर। क्लियर हो गया। ठीक है, सेकेंडरी कंसोलिडेशन क्या हो गया, ये जनरली हर एक सॉइल में नहीं देखी जाएगी हर एक सॉइल में। कौन सी सॉइल में देखी जाएगी, जैसे कि हमारी क्लेई सॉइल होगी ना, उसमें प्रीडोमिनेंटली होता है ये। और जो हमारी प्राइमरी कंसोलिडेशन है, जब ये कंप्लीट होगी ना, उसी के बाद हमारी क्या होगी, सेकेंडरी कंसोलिडेशन जो है स्टार्ट होगी। यानी प्राइमरी होना जरूरी है, प्राइमरी होना क्या है, जरूरी है। ठीक है, समझ में आया। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारा सेकेंडरी कंसोलिडेशन जो देखने को मिलेगी। यहां पे भी क्या होता है, पानी जो है जनरली पूरा बाहर नहीं निकलता है, थोड़ा सा पानी क्या है यहाँ पे रह जाता है। पानी की जो क्वांटिटी है वो एज कंपेयर टू प्राइमरी बहुत ज्यादा कम होती है। लेकिन हमारा जो सेकेंडरी कंसोलिडेशन है उसमें पानी की थोड़ी सी मात्रा तो रहेगी, लेकिन यहां पे होगा कब, जब हमारा प्राइमरी कंसोलिडेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंडरी कंसोलिडेशन किसमें होता है, जनरली क्लेई सॉइल में होता है ना। यहां पे होता क्या है कि हमारा पानी तो निकल गया, अब जो सॉइल के सॉलिड की पार्टिकल्स है वो दूर दूर थे, अब वो क्या हो गए, इस तरह से पास पास आ गए, और प्लास्टिक रीअरेंजमेंट होता है, जिसकी वजह से सॉइल का स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल बनता है, और सॉइल जो है वो डेंसर फॉर्म में देखने को मिलती है। समझ में आया आपको ये सारी चीजें जो मैंने बताई। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको ध्यान में ये रखना है, जब हम इनिशियल कंप्रेशन की बात करेंगे तो यहां से हमारा एयर का बाहर निकलना जरूरी है। हर एक सॉइल में होती है, हर एक सॉइल में ये पॉसिबल है। समझ में आया क्या बोला मैंने। और साथ में प्राइमरी कंसोलिडेशन क्या हो गया, हमारा दोनों सॉइल में होगा, कोर्स में भी होगा और फाइन में भी होगा।
इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि इट इज अ टाइम डिपेंडेंट, ठीक है। क्यों टाइम डिपेंडेंट क्यों है? बिकॉज एट द कोर्स ग्रेन सॉइल में ये टाइम जो है वो टाइम जो है क्या लेती है? कम लेती है। लेकिन इन द फाइन ग्रेन सॉइल में ये टाइम जो है वो क्या लेती है? ज्यादा लेती है। क्लियर हो गया? पानी बाहर निकलने में फाइन ग्रेन में ज्यादा टाइम लगेगा, सिंपल से समझ में आ गया आपको। सेकेंडरी कंसोलिडेशन में भी थोड़ा सा पानी रहता ही है, लेकिन हमारा तब होगा जब हमारा पानी जो है वो कंप्लीटली बाहर हो जाएगा, तब हमारा जाके सेकेंडरी कंसोलिडेशन शुरू होगा। पानी रहता है लेकिन तब शुरू होगा जब पानी सारा खत्म हो जाएगा, सारा का सारा जो प्रेशर है वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा? सॉलिड्स के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। और ये सॉलिड्स, दिस इज द बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। जो पहले क्या था हमारे पास कि पहले जो हमारा इस तरह समझो कि हमारे जो सॉलिड्स थे वो दूर दूर थे, लेकिन सेकेंडरी कंसोलिडेशन होने पर सॉलिड्स जो है वो बहुत पास आ चुके हैं। तो यही चीज है, 3 फेज है कंसोलिडेशन की। क्लियर हो गया? ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ कंसोलिडेशन इन द इंजीनियरिंग वही चीज मैंने बताई है जो आपको मैंने पहले भी बताई है। क्लियर हो गया कि ये क्या है? प्राइमरी कंसोलिडेशन क्या हो गया? प्राइमरी कंप्रेशन क्या हो गया? सॉरी, प्राइमरी कंसोलिडेशन क्या हो गया? सेकेंडरी कंसोलिडेशन। इनिशियल कंप्रेशन क्या हो गया? प्राइमरी कंसोलिडेशन क्या हो गया? सेकेंडरी कंसोलिडेशन क्या हो गया? समझ में आए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या लिख सकते हैं, और मैं ऐड कर देता हूं यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या लिख सकते हैं हम, कि जो हमारा सेकेंडरी कंसोलिडेशन है ना, सेकेंडरी कंसोलिडेशन जो है वो क्या है? इनसिग्निफिकेंट है। क्या है? इन अ कोर्स ग्रेन सॉइल, इन अ कोर्स ग्रेन सॉइल, इन अ कोर्स ग्रेन सॉइल जो हमारा सेकेंडरी कंसोलिडेशन है, सेकेंडरी कंसोलिडेशन जो है वो क्या है? इज इनसिग्निफिकेंट, इज इनसिग्निफिकेंट। बट जो हमारा क्या है? फाइन ग्रेन सॉइल है, फाइन ग्रेन सॉइल या फिर बोलो हाईली प्लास्टिक सॉइल, हाईली प्लास्टिक क्ले बोलो, हाईली प्लास्टिक जो क्ले है, इट कैन बी, इट किसकी बात करें हम? सेकेंडरी कंसोलिडेशन की बात करें। इट कैन बी 10 से लेकर 20% तक ऑफ अ टोटल सेटलमेंट जो है आपको देखने को मिलेगी। दैट इज वाई ये मेजरली किसमें देखने को मिलेगा आपको? मेजरली आपको ये देखने को मिलेगा किसमें? हाईली प्लास्टिक क्ले में देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको मैंने बताया कि ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल हो गया, ठीक है। क्या कंसिस्ट करता है? मोंटमोनोलाइट, ये मैंने आपको पहले बताया। तो सेकेंडरी जो है यहां पे जो लोडिंग रहेगी वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। लोडिंग विल बी कांस्टेंट ओवर हियर। क्लियर हो गया? अब डिक्रीज क्या होगा? इसका वॉल्यूम होगा, डिक्रीज ऑफ द वॉल्यूम, ठीक है। और क्या है? वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स, और सिग्निफिकेंट जो मैं बताऊं, दिस इज ए, दिस इज बी। समझ में आया? सेकेंडरी कंसोलिडेशन के लिए जो भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, ठीक है। और ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, यानी चलता रहेगा, ठीक है। समझ में आया आपको? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि मैंने इसके साथ लिख दिया आपको। आप ये भी लिख सकते हैं नोट पॉइंट में। और क्या क्या लिख सकते हैं आप नोट पॉइंट में कि किस किस पे डिपेंड करता है? परमेबिलिटी पे डिपेंड करता है, सॉइल के टाइप पे डिपेंड करता है, और मॉइस्चर कंटेंट पे डिपेंड करता है। क्लियर हो गया? जो भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया। तो ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पे क्लियर हो गए रिगार्डिंग द कंसोलिडेशन के लिए। और अच्छे से अगर जो मैं बताऊं, इसको मैं डायग्राम से बताऊं, तो इन कंप्रेसिबिलिटी को मैं किस तरह से लिख सकता हूं, मैं यहां पे बताता हूं आपको कि कंप्रेसिबिलिटी जो है, इसको डायग्राम को बना के आप क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। कंप्रेसिबिलिटी में 2 तरीके के आते हैं। पहला क्या आता है हमारे पास? इनिशियल कंप्रेशन। क्या आएगा? नाम से पता लगेगा, अब आपको जब भी आप नाम देखोगे तभी पता लग जाएगा। इनिशियल कंप्रेशन, या फिर क्या बोलेंगे इसे हम? और कॉम्पैक्शन, एक ही मतलब है दोनों का, है ना। सेकेंड ऑफ ऑल क्या है हमारी? द कंसोलिडेशन। क्या है? कंसोलिडेशन जो है ना वो कंप्रेसिबिलिटी का ही पार्ट है ना। तो ऐसा मत समझना कि अलग है। कंसोलिडेशन, क्लियर हो गया? कंसोलिडेशन में भी क्या आगे? 2 पार्ट आगे। कौन कौन से आगे? एक तो हो गया हमारा प्राइमरी कंसोलिडेशन। प्राइमरी कंसोलिडेशन मतलब क्या है प्राइमरी कंसोलिडेशन का? ड्यू टू द एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर। दूसरा क्या हो गया हमारे पास? सेकेंडरी कंसोलिडेशन। क्यों होगा? ड्यू टू द प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक है ना। सॉइल सॉलिड क्यों बोल रहे इसे प्लास्टिक मीन्स टू से, देखो आपको 2 चीजें पता है। इलास्टिक पता है आपको कि इलास्टिक क्या हो गया कि इस रेंज में जो भी, ये इलास्टिक क्यों बोल रहे हैं हम इसको? इलास्टिक का मतलब है कि ये जो है अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर सकता है। ओरिजिनल शेप जो है वो रीगेन होगी।
प्लास्टिक कब बोल रहे हैं? जब वो अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा? अनेबल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, अनेबल टू रीगेन इट्स शेप, है ना, ओरिजिनल शेप। तो समझ में आया आपको? बस इतना सा ही याद रखना था, ज्यादा कुछ नहीं रखना था आपको, बस इतना सही है। वो सारी चीजें जो है वो आपको समझने के लिए। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होगा? इनिशियल कंप्रेशन, कॉम्पैक्शन के नाम से भी बोल सकते हैं। यहां पे क्या मिलता है? ड्यू टू कंप्रेशन एंड एक्सपल्शन ऑफ पोर एयर। यस, वेरी गुड। तो कंसोलिडेशन क्या हो गया? फर्स्ट कंसोलिडेशन, सेकंड कंसोलिडेशन, एक्सपल्शन ऑफ अ पोर वाटर प्रेशर। हर एक सॉइल में देखने है, एनी टाइप ऑफ सॉइल, एनी टाइप ऑफ सॉइल, ठीक है, फाइन में भी, कोर्स में भी, लेकिन टाइम डिपेंडेंट है। ये किसमें देखने को मिलेगा? मेजरली किसमें देखने को मिलेगा? हमारा हाईली प्लास्टिक क्ले में, हाईली प्लास्टिक क्ले में, ठीक है ना। क्ले की परमेबिलिटी कम होती है तो पानी जो है निकलने में टाइम लगता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे पानी निकलेगा। अच्छा, ये कब होगा? हमारा आफ्टर फर्स्ट कंसोलिडेशन इज कंप्लीटेड। सारा का सारा पानी बाहर निकल जाएगा, उसके बाद सेकेंडरी कंसोलिडेशन होगी, ठीक है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके साथ कि ये किस पे जो हमारा कंसोलिडेशन है, यानी हमारी ये जो सॉइल है, इस सॉइल से पानी के बाहर निकलने के लिए पानी जो है वो बाहर निकलेगा तो वो किस पे डिपेंड करेगा? हमारा मतलब हम बोल सकते हैं कि द रेट ऑफ कंसोलिडेशन डिपेंड्स अपॉन कंसोलिडेशन, यानी पानी जब हमारा बाहर निकलेगा वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा उसके परमेबिलिटी पे। सो आई कैन राइट द परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल पे डिपेंड करेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड ऑफ ऑल किसके लिए बोल सकते हैं हम? लेंथ ऑफ द ड्रेनेज पाथ। अब लेंथ ऑफ द ड्रेनेज पाथ क्या हो गया? फॉर एग्जांपल यहां पे हमारा सॉइल, यहां पे हमारा क्या है? पानी है, ठीक है। अब हमारा क्या, इस सॉइल में सैचुरेटेड सॉइल है, इस सैचुरेटेड सॉइल की ऊपरली साइड क्या है? मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? यहाँ पे मैंने पोर्स वाला क्या लगा दिया? पत्थर, मतलब मान लो मैंने यहाँ पे पत्थर लगा दिया, तो यहाँ पे क्या होगा? हमारा जो सॉइल है यहाँ से बाहर निकल जाएगा। यहाँ से हम क्या कर देंगे? इसको कन्फाइन कर देंगे, यहाँ से बंद कर देंगे कि यहाँ से पानी हमारा बाहर नहीं निकले। हमारा पानी जो है वो ऊपर से निकलेगा। तो बताओ यहाँ पे 1 2 या 3, 1 2 या 3, नीचे से भी नहीं निकल सकता पानी, नीचे से भी पानी नहीं निकल सकता है। तो मुझे बताओ कि फर्स्ट पार्टिकल को ज्यादा टाइम लगेगा पानी निकालने में, या सेकंड को, या फिर थर्ड को? बताओ। डेफिनेटली थर्ड को लगेगा। क्यों? क्योंकि जो इसकी लेंथ है, यहां से लेकर पानी को ट्रैवल करना पड़ेगा यहां तक, यहां से लेकर पानी को ट्रैवल करना पड़ेगा यहां तक, और यहां से लेकर पानी को ट्रैवल करना पड़ेगा यहां तक। यानी पानी को निकलने के लिए जगह सिर्फ एक ही है, वो है ऊपर वाली। और जैसे ही उस पर लोड लगेगा तो पानी निकलेगा सबसे पहले कहां से? फर्स्ट से निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ जो है वो बहुत ज्यादा कम है। लेंथ देख रहे हो ना, अब यहां से लेकर पानी को मूव करने के लिए लेंथ जो है वो बहुत कम है। इसके लिए लेंथ थोड़ी सी क्या है? इसके लिए लेंथ जो है थोड़ी सी ज्यादा है, और इसके लिए जो लेंथ है वो सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू 1 और 2। इसके लिए लेंथ जो है वो सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा पानी कहां से निकलेगा हमारा? सबसे ज्यादा फास्ट पानी कहां से निकलेगा? फर्स्ट से। सबसे स्लो पानी कहां से निकलेगा? 3 से। तो लेंथ ऑफ द ड्रेनेज पाथ जो है वो यही बोलती है कि लेंथ कितनी है जहां से हमारा पानी जो है बाहर निकलेगा। तो डिपेंड किस पे करेगा कि हमारा कंसोलिडेशन कब कंप्लीट होगा? जब पानी बाहर निकलेगा। पानी बाहर निकलने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? परमेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्या है? लेंथ ऑफ द, इसको लिख देता हूं, लेंथ ऑफ द ड्रेनेज पाथ, लेंथ ऑफ द ड्रेनेज पाथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। और तीसरा, यहां पे मैंने क्या लगा दिया? मैंने यहां पे 10 किलो न्यूटन का लोड लगा दिया, ठीक है, और कहीं पे मैंने 20 किलो न्यूटन का लोड लगा दिया। तो बताओ पानी जल्दी कहां से निकलेगा? तो रेट ऑफ द जो भी हमारी लोडिंग है ना, लोडिंग कंडीशन पे भी क्या करता है? ये डिपेंड करता है। तो लोडिंग कंडीशंस पे भी क्या करता है? डिपेंड करता है, ठीक है। जो भी इसकी कंडीशंस रहेगी, कांस्टेंट लोड लग रहा है, हाई कांस्टेंट लोड लग रहा है, या लो कांस्टेंट लोड लग रहा है, तो उन पे भी क्या करेगा? डिपेंड करेगा। तो आप बोल सकते हो कि रेट ऑफ द कंसोलिडेशन विल डिपेंड अपॉन द के, लेंथ ऑफ द ड्रेनेज पाथ एंड दी लोडिंग कंडीशन। क्लियर हो गया? सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी मैंने यहां पे बताया। तो ये है पूरा जिस्ट जो आपको याद रखना है कि इनिशियल कंप्रेशन, कंसोलिडेशन, और ये क्या हो गया? इलास्टिक क्यों है, प्लास्टिक क्यों है, एक्सपल्शन ऑफ द पोर वाटर, एक्सपल्शन ऑफ द पोर एयर। वॉइड से बाहर निकलेगा, वॉइड का डिक्रीज होगा। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, दिस इज ऑल्सो अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। क्लियर हो गया? इसी के साथ ना एक और टर्म होती है, दैट इज द सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या है? सेमी इनफाइनाइट का मतलब ये है कि हमारे पास जो एरिया है वो इनफाइनाइट है। एरिया क्या है? इनफाइनाइट है। देखो चीजें ना मैं अभी धीरे धीरे समझा रहा हूं, तो डरना नहीं है आपको, ठीक है, बस सुनना है आपको। एरिया क्या है हमारे पास? इनफाइनाइट है, लेकिन जो डेप्थ है ना वो हमारे पास फाइनाइट है। डेप्थ क्या है हमारे पास? इट इज अ फाइनाइट। मतलब ये है कि ये रही हमारी सॉइल। अब आपने चारों ओर देख लिया, आपको जो सॉइल है वो क्या दिख रही है? हर जगह दिख रही है। ऐसा तो नहीं सॉइल थोड़ी सी है, सॉइल तो हर जगह पे है। तो एरिया जो है वो हमारे पास क्या है? इनफाइनाइट है। आई एम सेइंग कि जो एरिया है ना हमारे पास वो क्या है? एरिया जो है दैट इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। सॉइल की बात हो रही है यहां पे। सॉइल का जो एरिया है वो इनफाइनाइट है, लेकिन जो हमारे पास डेप्थ है ना वो हमारे पास क्या है? फाइनाइट है। ये अजम्पशन है जो हमने ले रखी है यहाँ पे, डेप्थ जो है
इनफाइनाइट है। मतलब अगर जो मैं बोलूं कि जो हमारे पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू द हाइट इनटू द डेप्थ ना, एरिया मल्टीप्लाई बाय द डेप्थ। सो आई कैन से ये क्या हो गया हमारे पास? वॉल्यूम हो गया। अगर मैं बोलूं कि चेंज इन द वॉल्यूम, अगर जो वॉल्यूम में कोई चेंज हो रहा होगा तो एरिया तो एज इट इज रहेगा, तो डेप्थ में चेंज होगा, है ना, डेप्थ में चेंज हो जाएगा। तो आई कैन से कि डेल्टा एच से अगर मैं उसे रिप्रेजेंट करूं, तो अगर मैं लिखूं डेल्टा वी अपॉन ओरिजिनल वी, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? एरिया मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एच लिख सकता हूं। साथ में क्या लिख सकता हूं? एरिया मल्टीप्लाई बाय एच लिख सकता हूं कि नहीं ये चीज मैं? अब यहां से क्या करूं? एरिया काट दूं, एरिया तो सेम है ना, यहां पे एरिया इज नॉट चेंजिंग, इनफाइनाइट है एरिया। सो हमारे पास चेंज क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ डेप्थ चेंज हो रही है। मतलब क्यों बताया मैंने? मैं ये बोल रहा हूं कि अभी मैंने बोला था कि सॉइल है, अब इस सॉइल से हमारा पानी जो है वो बाहर निकलेगा, पानी जो है यहां से बाहर निकलेगा। तो मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं द वॉल्यूम ऑफ एक्सपेल्ड वाटर, जो भी हमारा पानी बाहर निकला है, एक्सपेल्ड वाटर, वो बराबर है जो भी हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉइल है डिक्रीज होगा। मतलब डिक्रीज इन द विल बी इक्वल्स टू डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। मतलब सर समझ नहीं आया तो दोबारा से देखो। मैं बोल रहा हूं कि जितना भी पानी बाहर निकलेगा ना, वो बराबर होगा जितना भी हमारा सॉइल का वॉल्यूम जो है चेंज होगा। समझ नहीं आया? तो देखो, जितना भी पानी बाहर निकला उसकी वजह से ये हमारा सॉइल था, वॉइड्स जो थे, वॉइड्स में एयर था, अब वॉइड्स में पानी है, पानी बाहर निकला, सॉइल का वॉल्यूम जो है चेंज हुआ। अब जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर निकला है उतना ही वॉल्यूम ऑफ सॉइल जो है वो चेंज होगा या डिक्रीज होगा। अब समझ में आया? क्यों? क्योंकि हमने ये माना है कि सॉइल जो है, बिकॉज वी हैव कंसीडर्ड दैट द सॉइल इज द सेमी इनफाइनाइट, सो इसकी वजह से क्या है कि चेंज इन द वॉल्यूम। सो आई कैन से इसका नोट पॉइंट क्या है? नोट पॉइंट, इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकलता है? हम ये बोल सकते हैं कि चेंज इन द वॉल्यूम या फिर चेंज इन द वॉल्यूम will be equals to the change in the depth, change in the depth। सर समझ में नहीं आया? यहां पे देखो, change in the volume will be change in the volume will be equals to the change in the depth। यानी जो डेप्थ में चेंज आएगा वही चेंज किस में आएगा? हमारा वॉल्यूम में भी चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि वी हैव कंसीडर्ड द सॉइल एज अ सेमी इनफाइनाइट सॉइल मास। वी हैव कंसीडर्ड ना कि जो हमारा सॉइल मास है वो क्या है? सॉइल जो है वो सेमी इनफाइनाइट है। सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि एरिया तो इनफाइनाइट है लेकिन डेप्थ हमारे पास फाइनाइट है। एरिया सेम है, एरिया काट दो, डेप्थ बचा, चेंज इन द वॉल्यूम विल बी इक्वल टू द चेंज इन द डेप्थ। क्लियर हो गया? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सारा का सारा जो हमारा मैंने अभी बताया ना, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सॉइल जो है हमारी क्या है? सेमी इनफाइनाइट है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि फर्स्ट कंसोलिडेशन, सेकंड कंसोलिडेशन मैंने आपको बताया। तो मैं धीरे धीरे आपको चीजें जो है वो इंट्रोड्यूस करता जाऊंगा, तो आपको समझना पड़ेगा कि क्या क्या मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि पानी बाहर निकला, जो भी हमारा पानी है वो बाहर निकला। अभी जो पानी बाहर निकला है ना, ये लेमिनार कंडीशन को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? लेमिनार कंडीशन को फॉलो करता है, जिसकी वजह से हम क्या बोल सकते हैं? लेमिनार कंडीशन की मतलब क्या है? जो हमारा रेनॉल्ड्स नंबर है वो लेस देन किससे? 1 है। अगर रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 1 है तो यहां पे डार्सी लॉ क्या होगा? वैलिड होगा, इज वैलिड होगा, इज एप्लीकेबल लिख दो, है ना, इज एप्लीकेबल ओवर हियर। मैं क्या बोल रहा हूं कि हमारा जो अच्छा पानी बाहर कब निकलता है? आपको पता है कि कंसोलिडेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे पानी जो है वो धीरे धीरे बाहर निकलता है, और वो डिपेंडेंट है टाइम डिपेंडेंट पे, है ना, आराम से निकलता है, डिपेंड करता है थिकनेस पे, इसकी थिकनेस कितनी होगी, इस पे जो लोड लगा है उस पे क्या होगी, जो इसकी परमेबिलिटी है उस पे भी इफेक्ट करेगा। जो भी आपने फैसिलिटीज दी है इसको, ड्रेनेज की फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे आपने ड्रेनेज की फैसिलिटीज दी है, लेकिन अरे परे से आपने रोक रखा है, यानी लेटरल आपने कोई भी लेटरल मींस है कि यहाँ पे आपने कोई भी अलाउ नहीं किया इसे, यहाँ से पानी बाहर जो है नहीं जा सकता है, पानी जो है यहां से बाहर नहीं जा सकता है, लेकिन पानी ऊपर से बाहर जा सकता है, उस पर भी डिपेंड करेगा। मतलब ड्रेनेज फैसिलिटी पे भी डिपेंड करेगा, ड्रेनेज पाथ पे भी डिपेंड करेगा। ये चीज मैंने आपको बताई है। पानी बाहर निकलेगा कंसोलिडेशन प्रोसेस में, पानी जब बाहर निकल रहा है तो हमें क्या पता है? अच्छा, कंसोलिडेशन जो प्रोसेस है उसमें एस की वैल्यू कितनी रहेगी वो मुझे बताओ पहले आप। जब पानी हमारा बाहर निकल रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि द एक्सपेल्शन ऑफ द वाटर की वजह से हम ये बोलेंगे जितना भी पानी बाहर निकला है उतना ही वॉल्यूम में चेंज होगा सॉइल के। क्लियर हो गया? डार्सी लॉ एप्लीकेबल है, क्यों? क्योंकि पानी बाहर निकलेगा लेमिनार कंडीशन में, पानी जो है हमारा बाहर निकलेगा किसमें? हमारा लेमिनार कंडीशन में पानी जो है बाहर निकलेगा, जिसकी वजह से रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 1 है और डार्सी लॉ जो है वहां पे एप्लीकेबल है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बता दिए। बताओ सैचुरेशन की वैल्यू कितनी रहेगी? डेफिनेटली 1 रहेगी। क्यों? क्योंकि मैंने ये बोला है कि प्राइमरी कंसोलिडेशन के केस में सॉइल जो है वो फुल्ली सैचुरेटेड रहेगी, यानी सॉइल जो है सैचुरेटेड रहेगी। तो ये समझना इंपॉर्टेंट है कि सॉइल की एस की वैल्यू कितनी आएगी? दैट विल बी इक्वल टू 1। बताओ अगर ये हमारी कोर्स ग्रेन सॉइल है, कोर्स ग्रेन सॉइल है, तो ये बताओ कि इसमें सेकेंडरी कंसोलिडेशन होगा या फिर प्राइमरी कंसोलिडेशन होगा? इन दोनों में से कौन सा वाला कंसोलिडेशन होगा उसमें? तो डेफिनेटली इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट कंसोलिडेशन हो जाएगा। क्यों? सेकेंडरी कंसोलिडेशन जो है उसमें जो हमारा ग्रेवल या फिर जो सैंड है, ग्रेवल
जो हमारा सैंड है, ये जो है सेकेंडरी कंसोलिडेशन जो है नेग्लिजिबल होता है। क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है, यानी इतने ज्यादा वो नहीं होता है, प्रीडोमिनेंटली नहीं होता है। तो हम बोल सकते हैं कि सेकेंडरी कंसोलिडेशन कभी भी कोर्स ग्रेन सॉइल में नहीं होगा, प्राइमरी कंसोलिडेशन। ठीक है, अब मुझे बताओ कि जो प्राइमरी कंसोलिडेशन है वो किस में होगा? फाइन में होगा या फिर कोर्स में होगा या फिर दोनों में होगा? बताओ। डेफिनेटली किस में होगा? दोनों में होगा। जिसने भी फाइन और कोर्स बोला है वो गलत है। बताओ जो इनिशियल कंप्रेशन है, इनिशियल कंप्रेशन है, वो जो इनिशियल कंप्रेशन है वो किस में होगा? फाइन में होगा, कोर्स में होगा? डेफिनेटली दोनों में होगा। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। बताओ रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू क्या होगी जो हमारा पानी बाहर निकलेगा? वो लेस देन 1 रहेगी। डार्सी लॉ वैलिड होना चाहिए वहां पे। कितना पानी बाहर निकलेगा वो क्या बताएगा हमारे को कि कितना चेंज हुआ वॉल्यूम में। क्लियर हो गया? सेकंड कंसोलिडेशन कब शुरू होगा? जब हमारा प्राइमरी कंसोलिडेशन कंप्लीट हो जाएगा। इनिशियल कंप्रेशन बोलूं या कंसोलिडेशन बोलूं? नहीं, कंप्रेशन ही बोलूंगा। कंसोलिडेशन क्या हो गया? सैचुरेटेड सॉइल में ही होगा। क्लियर हो गया? ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहां पे क्लियर कर दिया आपको। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्रेशन जो है ना, वो एक कंप्रेशन हो गया, कंसोलिडेशन हो गया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और फैक्टर, इसी के साथ ना एक और फैक्टर भी जो है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब भी हम बात करेंगे वाटर की और हम बात करेंगे सॉइल के मॉलिक्यूल्स की, सॉइल के मॉलिक्यूल्स की, सो ये दोनों ही कंसीडर किए जाते हैं नॉन कंप्रेसिबल। क्या कंसीडर किए जाते हैं? दे आर नॉन कंप्रेसिबल। मतलब ये है कि इन दोनों का मतलब ये है कि जब हम किसी सॉइल पे लोड लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज द सॉइल, ठीक है, अब इस सॉइल के ऊपर आपने वर्टिकल लोड जो है वो कुछ ना कुछ लगाना शुरू कर दिया और उस लोड की वजह से क्या हुआ? आपने बोला कि पानी बाहर नहीं निकला, लेकिन इसका वॉल्यूम चेंज हो गया, लेकिन इसका वॉल्यूम जो है वो चेंज हो गया है विदाउट एक्सपल्शन ऑफ द वाटर। तो वो क्या होगा? इनवैलिड होगा। वहां पे वो चीज वैलिड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम बोल रहे हैं जो हमारा पानी है ना, आप पानी को जितना भी कंप्रेस करो, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पोजीशन चेंज करेगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो कंप्रेस हो जाएगा, कंप्रेस होकर उसका जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। हम ये मान रहे हैं यहां पे कि जो वाटर है और जो सॉइल के मॉलिक्यूल्स है, मतलब सॉइल के सॉलिड्स जो है, दे आर इनकंप्रेसिबल, वो चेंज नहीं हो रहे। जब भी मैंने बताया था तो मैंने क्या बोला था कि सॉइल पे लोड लग रहा है तो ये दोनों आसपास में आ रहे हैं, ये पास में आ रहे हैं, मींस टू से इनके बीच का वॉइड्स जो है, उनका बीच का जो वॉइड्स है वो चेंज हो रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स चेंज होगा। वॉइड्स जो है वो डेल्टा वी से जब मैं रिप्रेजेंट करूं, ये चेंज होगा, ना कि क्या चेंज होगा? उन दोनों का अपना ओरिजिनल जो उनका फॉर्म है वो नहीं चेंज होगा। वाटर विल नॉट कंप्रेस, सॉइल मॉलिक्यूल्स विल नॉट कंप्रेस। क्लियर हो गया इतना? जब हम सॉइल के लिए बात करेंगे और जब हम वाटर के लिए बात करेंगे, तो जब भी मैं लोड की बात करूंगा तो वहां पे पानी जो है वो बाहर निकलेगा ही निकलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? वॉल्यूम में चेंज देखने को मिलेगा, यानी डेल्टा वी जो है देखने को आपको मिलेगा जब पानी बाहर निकलेगा। अदरवाइज देयर विल बी नो चेंज इन द वॉल्यूम, नो चेंज इन, यहां पे लिख देता हूं मैं इसको, देयर विल बी नो, यहां पे बोल सकते हैं कि सिंस यहां पे लिख दें सिंस वाटर, इसको नोट पॉइंट पे लिख देना आप, है ना? सिंस वाटर एंड सॉइल मॉलिक्यूल्स आर इनकंप्रेसिबल, या फिर नॉट कंप्रेसिबल लिख दें, आर नॉट कंप्रेसिबल, ठीक है। हेंस ऑन दीज अकाउंट वॉल्यूम चेंज इज नेग्लेक्टेड। क्लियर हो गया? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे इसको नोट पॉइंट पे लिख देना, ठीक है? इट इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। समझ में आया आपको ये जो भी मैंने बताया? तो सारी असम्पशंस मैंने आपको क्लियर कर दी है। नाउ अब हम क्या करेंगे? हम आगे बढ़ेंगे। हमने ये सारी असम्पशंस क्लियर कर दी है, जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अच्छा, इसके साथ में चलो वो हम ना तरजागी वन डिग्री कंसोलिडेशन में ही पढ़ेंगे, तो आपको वहां पे ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है? स्प्रिंग एनालॉजी से पढ़ेंगे तब आपको लग जाएगा पता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारे? नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल के बारे में पढ़ना और ओवरली कंसोलिडेटेड सॉइल के बारे में पढ़ना। ये दोनों होते क्या है, ये जानना जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं एनसी और ओसी क्या है, लेकिन उससे पहले ना एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं नोट पॉइंट पे यहां पे लिख रहा हूं कि कंसोलिडेशन जो है वो फंक्शन है, कंसोलिडेशन इज अ फंक्शन ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। क्या मतलब है इसका? देखो, मैंने आपको कंसोलिडेशन के बारे में बताया कि कंसोलिडेशन क्या होता है कि जब भी कभी लोड लगता है हमारे सैचुरेटेड सॉइल में, तो वैसे इन जनरल में क्या बोलना चाह रहा हूं कि वॉल्यूम का डिक्रीज होगा और पानी बाहर निकलेगा तो होगा, मैंने ये चीज बताई थी। लेकिन इसको मैं और जनरल वे में बताऊं तो अगर मैं क्या करूं, एक सैचुरेटेड सॉइल का चंक लूं और उस पर मैं लोड लगाऊं, जैसे कि यहां पे आपको दिख रहा है। अब मैंने लोड लगाया और यहां पे मैं एक पीजोमीटर लगा रहा हूं। मान लो कि पीजोमीटर का जो नॉर्मली राइज जो है विदाउट अ लोड, अगर जब मैं विदाउट अ लोड बोलूं तो वो नॉर्मल राइज कितना है? यहां तक है, ठीक है, एट पॉइंट 1 तक है। लेकिन जैसे ही मैंने यहां पे लोड लगाया होगा ना, तो ये पीजोमीटर में रेज देखने को मिलेगा आपको, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर जो है आपको यहां पे देखने को मिलेगा। यानी कहां तक देखने को मिलेगा? मतलब कोई भी पॉइंट तक, यहां तक आपको एक्सेस पोर वाटर प्रेशर जो है डेवलप होता हुआ यहां पे दिखेगा।
इस एक्सेस पोर वाटर प्रेशर को डिसिपेट आउट करने के लिए, अगर जो यहाँ पे मतलब इसको बाहर निकालने के लिए, सिंपल सी भाषा में, अगर इस पानी को बाहर निकालने के लिए आपने क्या नहीं किया, यहाँ पे परफोरेटेड प्लेट्स नहीं लगाई है, मींस टू से कि यहाँ पे छेद नहीं है ना, जिससे पानी बाहर निकले, तो क्या होगा, ये कंडीशन हमारी कंसोलिडेशन कभी नहीं बोल पाएंगे हम इसको। ये कौन सी कंडीशन होगी, ये फिर अनड्रेन्ड कंडीशन होगी, अनड्रेन्ड कंडीशन होगी, या फिर क्या बोलेंगे इसको, अनड्रेन लोडिंग, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको कि ऐसी ऐसी स्टेट है जहां पे पानी जो है वो बाहर नहीं निकल रहा है। ठीक है, समझ में आया। तो यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपको जानने के लिए कि कंसोलिडेशन जनरली क्या होता है, जब तक इसका पोर वाटर, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर जो यहां से लेकर यहां तक है ना, इसको बोलते हैं हम एक्सेस पोर वाटर प्रेशर। अगर ये एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डिसिपेट आउट नहीं हुआ, मतलब बाहर नहीं निकला, तब तक ये क्या नहीं बोले जाएंगे, इसको कंसोलिडेशन स्टेट में तब तक नहीं जाएगा। और जैसे ही ये चीज होने लग जाएगी, यानी हमने परफोरेटेड प्लेट दे दी, मतलब इन प्लेट्स में क्या है, छेद है, जिसकी वजह से पानी क्या बाहर निकल सकता है, तो पानी बाहर निकलेगा। तो ये चीज पानी जैसे ही बाहर निकलेगा, जैसे ही हमारा पानी बाहर निकलेगा, वी नो कि वॉल्यूम चेंज विल बी देयर, है ना, वो कुछ ना कुछ वॉल्यूम जो है वहां पे चेंज होगा, जो हमारी सॉइल है वो वहां पे सेटल करेगी। तो यही चीज क्या होती है, कंसोलिडेशन होती है। तो इसमें आपको ये कैसे पता लगेगा इस नोट पॉइंट से कि देखो जब यहां पे लोड लगा ना, तो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर क्या हुआ, डेवलप हुआ। जब तक कि एक्सेस पोर वाटर प्रेशर यहां से बाहर नहीं निकलेगा, तब तक कि हमारा लोड जो है वो ट्रांसफर नहीं होगा सॉलिड्स के ऊपर। अभी क्या हो रहा है, जैसे लोड लग रहा है ना इस पे, तो ये लोड जो है पहले ये किस पे जा रहा है, पानी के पास जा रहा है। ठीक है, अभी क्या है, ये जो लोड है ना सारा का सारा ये कौन ले रहा है, अभी झेल रहा है, ये पानी झेल रहा है। तभी तो यहाँ पे कुछ रेज देखने को मिलेगा, सर्टेनली कुछ यहाँ पे होगा ना, फिर यहां से लेकर यहां तक का जो रेज है वो बिकॉज किसकी वजह से, लोड की वजह से है। तो यू तब डेवलप होगा जब लोड लगेगा। उस पॉइंट ऑफ टाइम में जो हमारा ये सॉइल के सॉलिड्स है ना, इन पे कोई लोड नहीं लगेगा। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम में सिर्फ पानी लोड ले रहा है, पानी लोड ले रहा है, और जो हमारे सॉलिड्स है ना वो कोई भी लोड जो है वो नहीं ले रहे उस पॉइंट ऑफ टाइम में। जिसकी वजह से होगा क्या कि यहाँ का जो आपको पता है कि टोटल स्ट्रेस क्या होता है, टोटल स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर। अगर यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर हमारा इंक्रीज हो रहा है, यानी यू था पहले, अब क्या हो रहा है, यू प्लस यू आई हो रहा है। मैंने मान लिया कि यू आई है एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, अगर पहले यू था अब यू प्लस यू आई हो गया है, तो यानी इफेक्टिव स्ट्रेस वहां पे क्या हो गया, डिक्रीज हो चुका है। क्योंकि किसी ना किसी एक को तो डिक्रीज होना पड़ेगा, या क्यों होना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर सॉइल सॉलिड्स के बीच में यहां पे हमने पानी है रखा हुआ, पानी है रखा, तो आपको पता है कि इफेक्टिव स्ट्रेस क्या है, वहां पे कम होता है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस यहां पे क्या होगा, जनरली लेस होगा। दैट इज व्हाई आई कैन से कि जब एक्सेस पोर वाटर प्रेशर यहां पे डेवलप हुआ है तो इफेक्टिव स्ट्रेस यहां पे कम है। लेकिन जैसे ही पानी बाहर निकलेगा, सॉइल के सॉलिड्स जो है, देखो यहां पे है ना, ये अब ये कितने आगे, देखो पास में आ गए, ये वाला पार्ट देखोगे और ये वाला पार्ट देखोगे, पहले दूर थे थोड़े से, अब क्या हो गया, ये पास पास में आ गए, जिसकी वजह से क्या है, यहां पे इफेक्टिव स्ट्रेस जो है वो इंक्रीज होना जो है चालू हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि कंसोलिडेशन एक तरह का ऐसा फंक्शन है ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेस। अगर इफेक्टिव स्ट्रेस यहां पे डेवलप नहीं होगा, इंक्रीज नहीं होगा, तो देयर विल बी नो चेंज इन द वॉल्यूम। आपको ये सब ना कनेक्ट करना पड़ेगा, अभी डिफिकल्ट लग रहा है आपको, अभी समझ में आ जाएगा कि कंसोलिडेशन तब होगा जब तक कि इसका पानी बाहर नहीं निकलेगा। अगर जिसका पानी बाहर नहीं निकलेगा ना, तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट कंसोलिडेशन। ठीक है, इनकम्प्लीट कंसोलिडेशन बोलेंगे। इन जनरल हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पानी बाहर निकले, पानी बाहर निकलेगा तभी बाकी की प्रोसेस होगी, पानी बाहर निकलेगा, इसका वॉल्यूम चेंज होगा, सेटलमेंट देखने को मिलेगी, उसी को कंसोलिडेशन बोलते हैं। तो ये बुरा है कि जब तक इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज नहीं होगा ना, तब तक क्या नहीं होगा, हमारा कंसोलिडेशन प्रोसेस नहीं होगा। तब हम बोल सकते हैं कि कंसोलिडेशन इज अ फंक्शन ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। अगर इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज नहीं हो रहा है तो उस केस में वो हमारा कंसोलिडेशन इनकम्प्लीट होगा। समझ में आया आपको, दैट इज आई कैन से कि कंसोलिडेशन इज अ फंक्शन ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। यहां पे टोटल स्ट्रेस क्यों नहीं है, क्योंकि टोटल स्ट्रेस में दोनों चीजें आती है। क्या आती है, एक तो पानी का भी आएगा और हमारा सॉइल का भी आएगा। सॉइल इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, जनरली जो सॉइल सॉलिड दूसरे सॉइल सॉलिड पे जो भी हमारा क्या लगाएगा, एक दूसरे के ऊपर जो ग्रेन टू ग्रेन हमारा जो स्ट्रेस ट्रांसफर होगा, वहीं पे क्या होगा, हमारा कंसोलिडेशन प्रोसेस होगा, वही हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस होता है। पोर वाटर प्रेशर क्या हो गया, पानी की वजह से आने वाला प्रेशर। हम नहीं चाहते कि हमारा और हमारे को क्या पता है कि ये चीज कंसोलिडेशन तभी होगा जब हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज होगा। हमारा जो सॉइल टू सॉइल पार्टिकल है वो जब इकट्ठे आएंगे, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, दैट इज नोन एज द कंसोलिडेशन। तो ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया। पहली बात तो कंसोलिडेशन इज अ फंक्शन ऑफ अ टोटल स्ट्रेस, नॉट इज अ फंक्शन ऑफ अ इफेक्टिव स्ट्रेस, नॉट अ टोटल स्ट्रेस या फिर पोर वाटर प्रेशर। तो एक चीज तो आपको पता लगी कंसोलिडेशन किसका फंक्शन है, इफेक्टिव स्ट्रेस का है। तो जब भी मैं बोलूंगा कि इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज हुआ है, तो आपको ये समझना है कि कंसोलिडेशन प्रोसेस वहां पे हो चुकी है ना। क्यों हो चुकी, क्योंकि वॉल्यूम का डिक्रीज होगा वहां पे, अदरवाइज देयर विल बी नो वॉल्यूम डिक्रीज। अगर यहाँ पे पानी बाहर नहीं निकलेगा, पानी बाहर निकलेगा तो सारा लोड कौन झेलेगा, हमारा पानी चलेगा। और हमने यहाँ पे क्या बोला था कि जो पानी है वो इनकम्प्रेसिबल है। यहाँ पे मैंने लिखा था ना कि वाटर इज इनकम्प्रेसिबल एंड सॉइल सॉलिड्स आर आल्सो इनकम्प्रेसिबल। तो इस वजह से क्या है कि हमारा लोड जो है ट्रांसफर नहीं होगा सॉइल के सॉलिड्स पे, जिसकी वजह से कंसोलिडेशन प्रोसेस फर्दर नहीं होगा। समझ में आया, दैट इज वाई यहाँ पे नोट पॉइंट क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंसोलिडेशन इज अ फंक्शन ऑफ अ इफेक्टिव स्ट्रेस। इसको समझने के लिए ऐसे भी समझ सकते हो आप, जैसे कि यहाँ पे मैंने स्प्रिंग एनालॉजी से बनाया कि मान लो कि एट अ सर्टेन लोड 1 पे हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्प्रिंग है और यहाँ पे अंदर क्या है, साथ में पानी है। ठीक है, और ये क्या है, ये मूवेबल प्लेट है, इट कैन मूव। ठीक है, ये ऊपर नीचे क्या है, वर्टिकल एक डायरेक्शन में क्या कर सकती है, मूव कर सकती है, अप एंड डाउन मूव कर सकती है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ग्रेजुअली यहाँ पे ना लोड इंक्रीज कर रहे हैं, पहले 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था। तो होगा क्या जनरली,
आपको ये पता चलेगा, ये जो स्प्रिंग है ना, इसको आपको ये समझना है कि सॉइल सॉलिड्स के पार्टिकल है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है कि यहाँ पे लोड इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अभी जो एट अ स्टार्टिंग फेज में ना यहाँ पे लोड जो है वो स्प्रिंग में नहीं ट्रांसफर होगा। मतलब ये कि ये ना मूव, ये उतना ही मूव करेगा। अगर यहाँ पे परफोलेटेड प्लेट नहीं होगी ना तो ये मूव भी नहीं करेगा। अगर जो ये परफोलेटेड प्लेट मींस कि यहाँ पे अगर छेद नहीं होंगे ना कि पानी यहाँ से बाहर निकल सके, तो ये ना क्या बोलते मूव नहीं करेगी, क्योंकि लोड लग रहा है और पानी क्या इनकम्प्रेसिबल है। तो ऐसा तो है नहीं कि ये कंप्रेस होकर इसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ऐसा तो होगा नहीं। तो अगर आपने परफोलेटेड प्लेट्स नहीं दी है और आपने ग्रेजुअल लोड लगाया इसके ऊपर, तो एट अ फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, हमारी स्प्रिंग में आपको कोई भी लोड देखने को नहीं मिलेगा। मतलब सारा का सारा लोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसके बीच, पानी में चला जाएगा वो सारा का लोड। अब सारा का सारा लोड कौन उठाएगा, यहां से पानी पुश करेगा और पानी इसको लोड देगा, पानी जो है वो इसको क्या देगा, एक तरह का सपोर्ट देगा। तो पहले तो ये ऐसा करेगा, अगर यहाँ पे परफोलेटेड प्लेट है, मतलब यहाँ पे छेद है, तो पानी क्या करेगा, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा पानी यहां से बाहर निकलेगा। जैसे जैसे पानी बाहर निकलेगा ना, वैसे वैसे क्या होगा, हमारा जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर है ना, जो कि हमारा पीजोमीटर से दिख जाएगा यहाँ पे कि एक्सेस पोर वाटर प्रेशर जो डेवलप हुआ था, मान लो कि इतना था पहले और डेवलप इतना हुआ था, इसको बोलते हैं यूआई और इसको बोलते हैं यू, ठीक है। यू जो है वो तो नॉर्मल है, आपको बताइए। यूआई जो है वो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, यानी मतलब जो लोड लगने की वजह से जो प्रेशर आया है वो सारा प्रेशर पानी नहीं चला है, वो उस चीज को कौन दिखाता है, यूआई दिखाता है। तो स्प्रिंग तब तक मूव नहीं करेगा। अगर पानी बाहर निकलने लग गया तो हमारा पानी यहां से कम होने लग जाएगा, है ना, या यहां से पानी जो है वो कम होने लग जाएगा। तो फिर पानी जैसे जैसे कम होता जाएगा ना, हमारी स्प्रिंग जो है वो क्या होने लग जाएगी, वो दबना शुरू हो जाएगी। तो मतलब फिर स्प्रिंग लोड लेगी और यहाँ पे जो यूआई है ना वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, कम होता जाएगा। ऐसे एकदम से कम नहीं होगा, धीरे धीरे क्या होगा, हमारा यूआई जो है कम होता चल जाएगा। मान लो इतना था, फिर इतना हो जाएगा, फिर इतना हो जाएगा, जैसे जैसे हमारा पानी नीचे तक आ जाएगा। तो यहां तक अगर हमारी ये प्लेट मूव करगी तो अब स्प्रिंग जो है हमारी इतनी इतनी हो जाएगी। तो सारे के सारे जो स्प्रिंग है वो करने आगे पास में आगे। वही चीज मैं आपको बता रहा था कि सॉइल का वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है बिकॉज पानी बाहर निकला है, समझ में आया। तो वही चीज मैंने आपको बताया कि कंसोलिडेशन तभी फंक्शन होता है, कंसोलिडेशन फंक्शन ही किसका होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस का होता है, टोटल स्ट्रेस का नहीं होता है। समझ में आया ये सब कुछ जो मैंने बताया। तो इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क टू अंडरस्टैंड दैट इज द नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल और ओवरली कंसोलिडेटेड सॉइल। ऊपर से एक और चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मली कंसोलिडेटेड हम क्ले की ही बात क्यों करते हैं, सैंड की बात क्यों नहीं करते। ओवरली कंसोलिडेटेड सॉइल में क्ले की ही क्यों बात करते हैं, हम सैंड की बात क्यों नहीं करते, ठीक है। अच्छा, पहले जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल होता क्या है। दिस सॉइल हैज नेवर एक्सपीरियंस एंड इफेक्टिव स्ट्रेस। देखो कंसोलिडेटेड है, इफेक्टिव स्ट्रेस है। अब आपको पता लगेगा कि यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस क्यों लिखा हुआ है, क्लियर हो गया। इसीलिए मैंने ये चीज बताई आपको। Greater than the current effective stress, it is in other word, the current stress is the maximum the soil has ever experienced. These soils are typically younger or have not been subjected to heavy past load. इन जनरल ये क्या बोल रहा है आपको, जब भी नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल की बात करनी है या फिर ओवरली कंसोलिडेटेड सॉइल की बात करनी है, आपको दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि पास्ट प्रेजेंट। सिमिलरली ओवरली कंसोलिडेटेड के लिए भी क्या है, पास्ट प्रेजेंट। जब मैं नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल की बात करूंगा ना, तो मैं हमेशा ये बात याद रखूंगा कि पास्ट इज ऑलवेज लेस देन द प्रेजेंट। और जैसे ही ओवरली कंसोलिडेटेड सॉइल की बात करूंगा तो मैं बोलूंगा पास्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द प्रेजेंट। मतलब ये कि मैं ऐसी सॉइल की बात कर रहा हूं, वो सॉइल जिसको पास्ट में इतना ज्यादा इफेक्टिव स्ट्रेस, मतलब इतना ज्यादा लोड जो है उसने कभी भी टॉलरेट नहीं किया है। लेकिन आज का जो लोड है ना, मतलब ऐसे समझो, मान लो ये सॉइल है, आपने एक फ्लोर का घर बनाया, मान लो आपने पापा ने घर बनाया, आप बन गए आईएएस ऑफिसर, आपने क्या कर दिया 7-8 मंजिल का आपने घर बना दिया, ठीक है, 5-1 मंजिल का आपने क्या कर दिया, घर बना दिया। अब मुझे बताओ कि ये जो तुमने घर बनाया इसके नीचे की सॉइल ज्यादा सेटल करेगी या इसके नीचे की सॉइल ज्यादा सेटल करेगी, या कंप्रेस होगी, सॉरी। तो कंप्रेस कौन सी होगी, वही जहां पे अब यहाँ पे 5 फ्लोर का आपने घर बना दिया है, तो यहाँ की सॉइल जो है वो ज्यादा सेटल होगी। मतलब यहाँ पे जो लोड सॉइल पे लगेगा वो सबसे ज्यादा होगा, उसने जो पीछे पास्ट में भी टॉलरेट किया होगा उससे भी कई ज्यादा क्या होगा, सबसे ज्यादा लोड जो है ये इस पॉइंट पे हमारी सॉइल जो है झेलेगी। मतलब हम बोल सकते हैं कि जब सॉइल पे जितना लोड अब लग रहा है ना, वो सबसे ज्यादा लोड होगा जो कि उसने पास्ट में टॉलरेट किया होगा। ये क्या है, हमारे लिए पास्ट है, आपके फादर ने घर बनाया तो पास्ट, दिस इज द प्रेजेंट। सो यही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल वो सॉइल होगी कि जहां पे अभी तक उसने इतना ज्यादा प्रेशर जो है झेला नहीं था, अभी तक जिंदगी में उसने इतना ज्यादा प्रेशर झेला नहीं था। जो अभी का प्रेशर है ना वो सबसे ज्यादा है उसको, अभी का जो स्ट्रेस ऊपर से लोड आ रहा है ना वो सबसे ज्यादा है उसको। तो आप क्या बोलोगे कि पास्ट जो था वो कम था, प्रेजेंट जो है वो ज्यादा है, ठीक है। ओवरली कंसोलिडेटेड सॉइल क्या हो गया, इसका उल्टा। मतलब पास्ट में उसने कुछ इतना ज्यादा लोड जो है वो पहले ही झेल लिया है कि मान लो कि पहले आपने बनाया ये प्रेजेंट, ठीक है, आपने बना दिया, या फिर ऐसे कोई यहाँ पे कोई इंडस्ट्री हो पहले से बिल्ट हो, या फिर यहाँ पे पहले से कोई ग्लेशियर हो। अब ग्लेशियर क्या है कि अब धीरे धीरे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी ये क्या होगा, डिक्रीज होगा, इरोजन होगा, इसका बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जिसकी वजह से क्या है, यहाँ की सॉइल ने पहले ही इतना ज्यादा लोड झेल लिया है कि अब ग्लेशियर के हिसाब से तो आप घर वगैरह नहीं बनाओगे, कोई भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे कि जितना ग्लेशियर है या फिर कोई भी बड़ी इंडस्ट्री है उतना तो नहीं बनाओगे। मतलब पास्ट में उसने बहुत ज्यादा वेट जो है पहले ही झेल लिया है, अब जो वेट है वो उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कम है। मींस टू से कि पास्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द प्रेजेंट।
समझ में आया? अब मैं सिंपल भाषा में बताया कि नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल क्या हो गया, ओवरली कंसोलिडेटेड सॉइल क्या हो गया, जो सॉइल ने पास्ट में अब से ज्यादा लोड जो है झेला है, और क्या बोल सकते हैं, और उसमें जो अभी जो लग रहा है लोड वो क्या है, कम है एज कंपेयर टू पास्ट। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ओवरली कंसोलिडेटेड सॉइल बोलते हैं। और नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल क्या होगी कि पास्ट में उसने जितना भी लोड झेला होगा उससे, लेकिन जो आज का लोड है यानी प्रेजेंट का लोड है वो सबसे ज्यादा है उसके पास्ट में अभी तक उसने टॉलरेट किया होगा। तो इन दोनों में समझ में आया कि नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल क्या हो गया और ओवरली कंसोलिडेटेड सॉइल क्या हो गया। आपको क्या ध्यान में रखना है कि पास्ट इज लेस देन द प्रेजेंट, पास्ट इज ग्रेटर देन द प्रेजेंट, ओसीएस में और इसमें एनसीएस में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोनों, समझ में आया? वही चीज यहां पे लिखी कि द सॉइल हैज नेवर बीन एक्सपीरियंस्ड एन इफेक्टिव स्ट्रेस ग्रेटर देन द करंट इफेक्टिव स्ट्रेस इट इज अंडर। इन अदर वर्ड द करंट इफेक्टिव स्ट्रेस इज द मैक्सिमम द सॉइल हैज बीन एक्सपीरियंस्ड। द सॉइल आर टिपिकली यंगर और हैव नॉट सब्जेक्टेड टू हैवी पास्ट लोड। है ना, समझ में आया? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जैसे कि अब अगर जो पास्ट में इसने इतना ज्यादा लोड नहीं झेला है, तो अभी इसने इतना ज्यादा लोड झेला है, मतलब प्रेजेंट का सबसे ज्यादा मैक्सिमम लोड है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम में इस सॉइल की कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, हाई होगी। किसके कंपैरिजन में, 1 के कंपैरिजन में। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि हाई कंप्रेसिबिलिटी विल बी देयर। अच्छा, जो इसकी स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, डेफिनेटली जब इसमें पास्ट में अभी तक कोई भी वो इतना ज्यादा इसमें लोड नहीं लगा है, तो यहाँ की सॉइल जो है वो कंप्रेस नहीं हुई, स्टेबल नहीं हुई। दैट इज वाई आई कैन से कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी क्या रहेगी, जनरली कम ही रहेगी। और स्ट्रेंथ ज्यादा कब रहेगी, जब वो ज्यादा डेंस होगा, ज्यादा उसमें हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इतना बड़ी चीज को अगर मैं इतने छोटे में डेंस कर दूं तो उसकी जो स्टेबिलिटी है, उसकी जो सॉइल की कॉम्पैक्शन है वो बहुत कम है। सेकंड ऑफ ऑल उसकी शेयर स्ट्रेंथ, यानी जो उसकी स्ट्रेंथ है वो शेयर स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा होगी, है ना। तो ये सब चीजें कब होगी, जब उस पर ज्यादा लोड लगेगा। लेकिन अभी तक तो उसमें पास्ट में कोई भी लोड नहीं लगा है। अभी उस सॉइल को आप देख रहे हो, तो आप क्या बोल सकते हो कि यहां पे जो स्ट्रेंथ रहेगी वो जनरली क्या रहेगी, लो रहेगी। ठीक है, क्लियर हो गया। थर्ड ऑफ ऑल क्या बोल सकते हैं कि थर्ड ऑफ ऑल क्या बोल सकते हैं कि इसकी सेटलमेंट क्या रहेगी, वो भी ज्यादा रहेगी, क्योंकि पहले इतना लोड नहीं लगा। तो ये सब चीजें जो है हम यहाँ पे इसे निकाल सकते हैं। तो वही चीजें यहाँ पे लिखी कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ओसीएस में क्या बोला कि द सॉइल हैज बीन द प्रीवियसली एक्सपीरियंस्ड अ हायर इफेक्टिव स्ट्रेस देन द करंट इफेक्टिव स्ट्रेस ऑफन ड्यू टू द इरोजन, अनलोडिंग या फिर प्री लोडिंग। द मैक्सिमम पास्ट स्ट्रेस प्री कंसोलिडेशन प्रेशर इज ग्रेटर देन द करंट स्ट्रेस। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि लो कंप्रेसिबिलिटी रहेगी, जिसको पहले ही इतना ज्यादा लोड ले लिया है। अब तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे जो हमारी सॉइल होगी वो ना कंप्रेस होगी, क्योंकि पहले उसका जो साइज है वो इतना ज्यादा कम हो गया बिकॉज ऑफ द हायर मैक्सिमम पास्ट लोड। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, हायर स्टिफनेस, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा रहेगी, है ना। ओसीआर की बात की जा रही है। तो नॉर्मली कंसोलिडेटेड और ओसीएस के बारे में आपको लग गया पता। ठीक है, अब इन दोनों को यानी नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल को और ओवरली कंसोलिडेटेड सॉइल को आप कैसे याद रखोगे, पास्ट इज ग्रेटर देन प्रेजेंट, पास्ट इज ग्रेटर देन द प्रेजेंट, पास्ट इज लेस देन द प्रेजेंट। क्लियर हो गया। अगर इसके फीचर्स में यहाँ पे लिख दूं, ठीक है, यहाँ पे इसके फीचर्स लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। जब हम बात करेंगे किसकी, सबसे पहले एनसी की बात करते हैं। तो एनसी सॉइल के फीचर्स क्या रहेंगे, एनसी सॉइल के फीचर्स क्या रहेंगे इसके। सबसे पहली बात, ये सॉइल ज्यादा कंप्रेस होगी, ठीक है ना, ये सॉइल ज्यादा क्या होगी, कंप्रेस होगी, यानी नए लोड के नीचे ना हमारी ज्यादा सेटल होगी। आपको पता है ना क्यों, क्योंकि नया लोड है वो ज्यादा मैक्सिमम है, उससे पहले पास्ट में कभी नहीं झेला, तो इस वजह से ये ज्यादा कंप्रेस होगी, मीन्स से इसका ज्यादा वॉल्यूम रिडक्शन होगा। तो वॉल्यूम रिडक्शन, क्लियर हो गया, मेरा वॉल्यूम रिड्यूस होगा इसका ज्यादा। इसको इस तरह से समझ सकते हैं। दूसरा फीचर क्या है, इसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम रहेगी, कम स्ट्रेंथ, और जो इसकी स्टिफनेस है वो क्या रहेगी, जनरली कम रहेगी, कमजोर भी होगी, और इजीली क्या हो सकती है, ये डिफॉर्म हो सकती है। ठीक है ना, इजीली कैन बी इजीली डिफॉर्म, ठीक है ना, कैन बी इजीली डिफॉर्म। थर्ड वन क्या है इसका, बस दो ही है इसके ना, दो फीचर्स इंपॉर्टेंट, तो यही ध्यान में रखना है आपको, इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको इजीली याद रह जाए यहाँ पे। ठीक है ना। दूसरा क्या है हमारे पास, ओसी सॉइल कैसे बनती है, बनती क्या है, मतलब ओसी सॉइल आपको पता है किस तरह से बनती है, जब ऊपर से बहुत ज्यादा बर्डन की वजह से नीचे की सॉइल बहुत ज्यादा जो स्ट्रेस है उसको पहले ही वो झेल लेगी एज कंपेयर टू जो अब आपने स्ट्रेस लगाया, तो या इसी तरह से बनती है। दूसरा क्या हो सकता है इसके जो फीचर्स है कि ये जो है कम कंप्रेस होगी, तो इस कम कंप्रेसिबिलिटी विल बी देयर, कम कंप्रेसिबिलिटी विल बी देयर। ठीक है, जो लोड है, लोड के नीचे जो हमारी ये वाला लोड है, इस लोड के नीचे की जो सॉइल है वो ऑलरेडी इतनी ज्यादा कंप्रेस हो चुकी है बिकॉज ऑफ द हायर मैक्सिमम लोड। दैट इज वाई अभी जो लोड लगाओगे इसकी वजह से कंप्रेसिबिलिटी आपको क्या मिलेगी, कम मिलेगी। तो बस उसी सॉइल ये होगी। दूसरा क्या बोल सकते हैं कि इसकी वजह से ये इस तरफ में कन्वर्ट हुआ है, जिसकी वजह से इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है, स्ट्रेंथ भी है और स्टिफनेस भी है, तो ये इजिली क्या नहीं होगा, डिफॉर्म नहीं होगा। सो आई कैन से कि हाई स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस। क्लियर हो गया। तो यही हमारे क्या है इन दोनों के फीचर्स है। और इसका मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, वो भी जनरली कम होता है। तो इसका जो मॉइस्चर कंटेंट है
वो क्या होता है, लेस होता है। क्लियर हो गया। ये क्या होती है, कौन सी फॉर्म में होती है, ये ड्राई और कॉम्पैक्ट फॉर्म में होती है, और ए है यहां पे ना, और कॉम्पैक्ट फॉर्म में होगी, बस दोनों ये चीजें आपको क्लियर होगी, इन दोनों के फीचर्स याद हो गए आपको कि हाई कंप्रेस। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार आएगा कि एनसी सॉइल जो है वो लेस कंप्रेसिबल है, तो आपको पता लग जाएगा कि एनसी सॉइल जो वो लेस कंप्रेसिबल कैसे हो सकती है, वो तो ज्यादा कंप्रेसिबल होगी। क्यों, क्योंकि अब जो प्रेशर लगेगा वो सबसे ज्यादा होगा। तो बस यही जो है, इससे आपको बहुत सारी चीजें ऐसे मिल जाएगी। एक और पैरामीटर होता है जिसको बोलते हैं हम ओसीआर, यानी ओवर कंसोलिडेशन रेशियो। ओसीआर क्या होता है, ओसीआर जो है इट इज द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम अप्लाइड स्ट्रेस, इट इज द रेशियो, या फिर इसको डेफिनेशन में लिखो या तो इसे मैथमेटिकली लिखो, ओसीआर इज द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम अप्लाइड स्ट्रेस, इन पास्ट, ठीक है ना, मैक्सिमम अप्लाइड स्ट्रेस इन द पास्ट टू द प्रेजेंट, या फिर ऐसे बोलो प्रेजेंट या फिर करंट इफेक्टिव स्ट्रेस। क्लियर हो गया। अब इसकी वैल्यू होती है डिफरेंट, जैसे कि ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए, यानी ओसी सॉइल के लिए जो ओसीआर होता है ना, उसकी वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। ये इंपॉर्टेंट है। एनसी सॉइल के लिए ओसीआर की वैल्यू क्या रहेगी, लेस देन और बराबर किसके रहेगी, 1 की रहेगी। और एनसी सॉइल के लिए ये हो गया है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ओसी सॉइल जो है ओसीआर की वैल्यू ज्यादा रहेगी। मीन्स टू से इसको आप ऐसे समझो ना कि देखो ये ओसीआर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब होगी, ग्रेटर देन 1 तब होगी जब हमारा मैक्सिमम अप्लाइड स्ट्रेस जो है वो ज्यादा होगा। जब ये क्या होगा, हाई होगा, और हमारा करंट इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, कम होगा, तभी हम बोल सकते हैं कि ओसीआर की वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी। समझ रहे हो आप, कोई भी मान लो वैल्यूज तो आप देख सकते हो कि ओसीआर की वैल्यू ज्यादा रहेगी। लेकिन अगर जो हमारी प्रेजेंट करंट इफेक्टिव स्ट्रेस जो है, अगर जो मैं बोलूं प्रेजेंट करंट इफेक्टिव स्ट्रेस ज्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे कि मैक्सिमम अप्लाइड स्ट्रेस इन द पास्ट जो है वो उससे कम है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ओसीआर भी क्या हो जाएगा, हमारे पास कम आ जाएगा। तो ओसीआर कम कितना आएगा, लेस देन द 1, तो वो कौन सा स्टेट होगा, एनसी सॉइल होगा। अगर आपको एनसी और ओसी के बारे में क्लैरिफिकेशन है ना, तो आपको ओसीआर के रेशियो निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ओसीआर की वैल्यू क्या होगी, कि पास्ट डिवाइडेड बाय द इफेक्टिव स्ट्रेस। यही समझना है आपको, ऐसे ही समझना है। मैक्सिमम अप्लाइड स्ट्रेस इन द पास्ट, प्रेजेंट करंट इफेक्टिव स्ट्रेस। अगर इफेक्टिव स्ट्रेस हमारा बढ़ रहा है, जो करंट आज हम लगा रहे हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि एनसीआर है, वो सॉइल क्या है, हमारी नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल है। लेकिन अगर से पास्ट की वैल्यू ज्यादा हो रही है, तो हमारी वैल्यू क्या हो, हमारी ओसीआर की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 होगी, और वो सॉइल क्या हो जाएगी, ओसी सॉइल हो जाएगी, यानी ओवरली कंसोलिडेटेड सॉइल हो जाएगी। बस अगर आपको ये चीज मालूम है तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। यू कैन से कि ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो क्या हो गया, इट इज द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम अप्लाइड स्ट्रेस इन द पास्ट टू द प्रेजेंट या फिर करंट इफेक्टिव स्ट्रेस। और क्या बोल सकते हैं यहां से कि जितना ज्यादा हमारा ओसीआर होगा, हायर इज द ओसीआर, ठीक है, उतनी ही ज्यादा हमारी सॉइल क्या होगी, स्टेबल होगी। सॉइल विल बी स्टेबल, और साथ में क्या होगी, स्ट्रांग भी होगी। तो बस वही चीज है कि ओसीआर अगर जो हाई होगा तो वो ओवरली कंसोलिडेटेड सॉइल होगी, यानी उसने बहुत ज्यादा प्रेशर झेला है, जिसकी वजह से हायर इज द ओसीआर, सॉइल विल बी स्टेबल और स्ट्रॉन्गर। बस इतनी सी पॉइंट है। तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, इन सब पॉइंट्स को अगर मैं लिख दूं कि ओसीआर की वैल्यू, अगर ओसीआर की वैल्यू 1 है, या फिर ओसीआर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो 1 वाला कौन सा केस हो जाएगा, एनसी सॉइल का हो जाएगा। और ओसीआर की वैल्यू जो ग्रेटर देन 1 है, तो हम क्या बोल सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू, यहां पे इक्वल टू लगा दो, ठीक है ना, इक्वल टू या फिर लेस देन, ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू ओसी सॉइल। ठीक है, बताओ इन दोनों में से हाईली कंप्रेसिबल कौन है, कौन सी सॉइल जो है वो हाईली कंप्रेसिबल है, क्या वो एनसी हाईली कंप्रेसिबल है या ओसी हाईली कंप्रेसिबल है। तो डेफिनेटली जो कंप्रेसिबिलिटी है वो हायर किसकी है, एनसी की है। तो हम लिख सकते हैं कि हाई विल बी एनसी, और लो किसकी है, वो ओसी की है, क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल है। वैसे ही बताओ शेयर स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, शेयर स्ट्रेंथ बताओ किसकी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, तो एनसी की स्ट्रेंथ जो रहेगी वो लो रहेगी एज कंपेयर टू ओसी, तो ओसी की स्ट्रेंथ क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। क्लियर हो गया। वैसे ही बताओ इन दोनों में स्टिफनेस किसकी ज्यादा रहेगी, किसकी रहेगी स्टिफनेस ज्यादा, तो इसकी स्टिफनेस तो रहेगी लो, लेकिन इसकी स्टिफनेस क्या रहेगी, हाई रहेगी। ठीक है ना, हाईली स्टेबल है ना। सेकेंड ऑफ ऑल क्या बोल सकते हैं कि सेटलमेंट किसमें ज्यादा होगी, सेटलमेंट किसमें ज्यादा होगी, बताओ किसमें ज्यादा होगी सेटलमेंट, डेफिनेटली इसमें हाई होगी और इसमें लो होगी। समझ में आया, इसलिए बता रहा हूं मैं सेटलमेंट के बारे में। क्लियर हो गया। वैसे क्या बोल सकते हैं कि मॉइस्चर कंटेंट किसमें ज्यादा होगा, डेफिनेटली जो ज्यादा दबगी है उसका ज्यादा पानी बाहर निकल गया है, तो यहां पे लो होगा, और यहां पे क्या होगा, ज्यादा होगा, यहां पे क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर हो गया। और स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी किसमें ज्यादा होगी, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी किसमें ज्यादा होगी, बताओ
जो ज़्यादा स्टेबल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, वो हाई हो जाएगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो बस यही आपके सारे क्या है, समरी है। बस यहीं से आपको ध्यान रखना है कि OCR की वैल्यू कब क्या होगी, तो वो कौन सी फाइल होगी, और कंप्रेसिबिलिटी, शेयर स्ट्रेंथ, स्टिफनेस, सेटलमेंट, मॉइस्चर कंटेंट और स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी किसकी हाई रहेगी। बस इनसे अब रिलेटेड कुछ भी आपसे पूछेंगे ना, आप इजीली उसको आंसर कर सकते हो। सो आपको यही चीज जो है इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, NC और OC। तो बस इसमें तो कुछ भी नहीं, फीचर्स पता लग गया आपको। NC सॉइल क्या होती है, ये पता है कि पास्ट जो है वो हमेशा लेस देन प्रेजेंट रहेगा, और इसका क्या है, पास्ट इज ग्रेटर देन द प्रेजेंट। समझ में आया, ठीक है ना। और ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लेना आप साथ में। इसी के साथ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि हमने अभी बात बोला, अभी मैंने क्या बोला था कि हम ना यहाँ पे नॉर्मली जब हम बात करते हैं NC या फिर NC की या फिर OC की, NC की या फिर OC की, तो हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ क्ले के बारे में। किसके बारे में, क्ले के बारे में। हम यहाँ पे सैंड का इस्तेमाल नहीं करते। क्यों, ज्यादा रेलेवेंस नहीं है सैंड। पहली बात तो आपको पता है कि जो क्ले में पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होता है, बहुत छोटा छोटा होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बनाया, ठीक है। तो मान लो ये क्या है, हमारे पास क्ले है, और ये क्या है, हमारे पास सैंड है, ठीक है। अच्छा, जो क्ले का पार्टिकल है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, फाइन होता है, जिसकी वजह से जो हमारा परमेबिलिटी होता है वो जनरली क्या रहता है, लो परमेबिलिटी रहता है, यानी लो परमेबिलिटी रहेगा, यानी पानी जो है उसके बाहर निकलने का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा स्लो है ना। और सैंड में वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट निकल जाता है ना, बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं। सो बड़े पार्टिकल की वजह से जो पानी यहाँ से है वो बाहर निकल रहा है इजिली। लेकिन यहाँ पे परमेबिलिटी कम होने की वजह से यहाँ पे कंसोलिडेशन जो है वो भी क्या है, वो भी बहुत टाइम के बाद होगी। आपको जैसे आप देखोगे ना कि कंसोलिडेशन हो रही है, तो कंसोलिडेशन जनरली है ही क्या, कंसोलिडेशन क्या है, मैंने अभी बताया था आपको कि पानी जैसे ही बाहर निकलेगा वॉल्यूम का रिडक्शन होगा, और वॉल्यूम का रिडक्शन होते ही हम उसे कंसोलिडेशन बोलेंगे, है ना। पानी पहले प्रेशर लेगा, फिर वो पानी क्या है, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर हमारा डिक्रीज होगा, फिर धीरे धीरे हमारा पानी बाहर निकलेगा। वैसे ही सॉइल जो सॉलिड्स है वो बहुत पास में आ जाएंगे, और सॉइल का वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। यही चीज बोली थी ना कंसोलिडेशन में। लेकिन क्ले में क्या हो रहा है, जो परमेबिलिटी है जनरली वो कम है, मतलब कंसोलिडेशन जो प्रोसेस है वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है कि उसको टाइम लगेगा इन सब सारी चीजों के लिए। सो आई कैन से कि इन द क्ले, जो हमारे पास क्ले पार्टिकल है वो छोटा छोटा होता है, पोर्स टाइट होते हैं, और पोर वाटर की ड्रेनेज भी बहुत ज्यादा स्लो होती है। तो जब नया लोड लगता है ना, तो पहले पोर वाटर प्रेशर बढ़ता है, मैंने आपको बताया किस तरह से। अब जब मैं यहाँ पे पीजोमीटर लगाऊं, सो आई कैन से कि सबसे पहले मान लो ये नॉर्मल था, सबसे पहले क्या है, यहाँ पे एक्सेस पोर वाटर जो है वो डेवलप होगा। अब ये जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर यहाँ पे डेवलप होगा, इसकी वजह से क्या होगा, हमारा पानी क्या है, अभी अभी हमारा जो सॉलिड्स है वो कोई भी लोड नहीं लेगा। लेकिन जैसे जैसे एक्सेस पोर वाटर प्रेशर कम होता जाएगा, कम होता जाएगा और कम होता जाएगा, एट टाइम इन्फिनिटी पे, मान लो कि टाइम एट इन्फिनिटी पे यू जो है, UI जो है वो मान लो मैंने 0 मान लिया, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर खत्म हो गया। अब क्या हुआ, पानी यहाँ से बाहर निकलना शुरू हुआ, जैसे कि यहाँ से दिखाया थोड़ा थोड़ा करके टाइम के साथ। तो सॉइल सॉलिड्स फिर आसपास में आएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगी क्या, सेटलमेंट। फिर आपको देखने को मिलेगी इसमें सेटलमेंट देखने को मिलेगी। मतलब ये जो हमारा प्रोसेस है, उस प्रोसेस को क्या बोलता हूं मैं, कंसोलिडेशन बोलता हूं। लेकिन वहीं अगर जब मैं दूसरी तरफ देखूं, तो आई कैन से कि सैंड में क्या हो रहा है, सैंड में कुछ नहीं हो रहा है। जैसे उसमें पानी आया, पानी बाहर पर्कुलेट हुआ, क्यों, बिकॉज ऑफ द हाई परमेबिलिटी। यहां पे जो सेटलमेंट होती है ना, वो इमीडिएट होती है। सेटलमेंट क्या होती है, इमीडिएट होती है, इमीडिएट होती है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सैंड में सेटलमेंट जो होती है वो इमीडिएट होती है। दूसरा, सैंड जो होती है ना वो इनकम्प्रेसिबल होती है, यानी सैंड जो है, सैंड क्या होती है, इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। पहली बात तो सैंड में जो सेटलमेंट होती है वो फास्ट होती है। इसी वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि जो पानी है वो ज्यादा देर नहीं रुकेगा, वो चला जाएगा। उसकी वजह से सॉइल सॉलिड्स आपस में आ जाएंगे, और एकदम से लोड की वजह से वहां पे क्या देखने को मिलेगा, हमको इमीडिएट सेटलमेंट देखने को मिलेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सैंड जो है ज्यादातर इनकम्प्रेसिबल मानी जाती है, और उसमें जो कंसोलिडेशन है ना, उसमें जो कंसोलिडेशन होता है ना, वो रिलेटिवली सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म सेटलमेंट उसमें नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या नहीं देखने को मिलता है आपको, सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म सेटलमेंट नहीं देखने को मिलता है, लॉन्ग टर्म सेटलमेंट नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि पानी वहां पे स्टे नहीं करता है। लेकिन यहां पे आपको वो चीज देखने को मिलेगी, यहां पे क्या देखने को मिलेगा हमको, लॉन्ग टर्म सेटलमेंट जो है हमको देखने को मिलेगी, लॉन्ग टर्म सेटलमेंट जो है हमको देखने को यहां पे मिलेगी। कहां पे, क्ले में। तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई कि यहाँ पे जो सेटलमेंट होती है वो इमीडिएट होती है, ज्यादातर जो हमारे सैंड होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल माने जाते हैं, और उसमें जो कंसोलिडेशन होती है ना, वो रिलेटिवली क्या होती है, सिग्निफिकेंट होती है, और लॉन्ग टर्म जो हमारी सेटलमेंट है वो वहां पे नहीं देखी जाती है, ठीक है। और जब हम ओवर कंसोलिडेटेड, अभी तो हम बात करें ना सैंड के लिए, तो हम जब ओवरली कंसोलिडेटेड सैंड के कॉन्सेप्ट देखते हैं ना, तो वो थ्योरेटिकली तो हम पढ़ते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल यूज में जब हम इंजीनियरिंग में करते हैं तो वो वहां पे यूज नहीं होता है। तो इसलिए दूसरा क्या है कि इसमें कोई भी हमारा क्या है, जो स्ट्रेस हिस्ट्री है ना, वो उस पर इफेक्ट जो होता है वो इनसिग्निफिकेंट होता है। सैंड पे जो हमारा स्ट्रेस हिस्ट्री जो है वो क्या होता है, स्ट्रेस हिस्ट्री जो है उसका जो इफेक्ट होता है सैंड पे वो इनसिग्निफिकेंट होता है, मतलब इतना ज्यादा नहीं होता है। तो हम बोल सकते हैं कि इफेक्ट क्या होता है, इनसिग्निफिकेंट होता है, इनसिग्निफिकेंट होता है, ठीक है।
और जो मोस्टली हमारी सैंड रहती है वो कहाँ रहती है, नॉर्मली कंसोलिडेटेड में रहती है, जब तक कि उसमें कोई भी एक्सेप्शनल लोड ना लगे या फिर कोई भी जियोलॉजिकल इवेंट ना हो, तब तक क्या किस में रहती है, वो एनसी स्टेट में ही रहती है। तो एनसी स्टेट में रहती है, तो ओसी में ओसी सैंड का हम इस्तेमाल नहीं करते, वी नेवर राइट ओसी सैंड, हम क्या लिखते हैं, ओसी क्ले लिखते हैं, ओवर कंसोलिडेटेड क्ले लिखते हैं, वैसे ही नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले लिखते हैं। क्यों? अच्छा, तो इसकी स्ट्रेस हिस्ट्री है ना, वो इसमें ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता है। और ठीक है, तो समझ में आया दोनों कि वाई वी राइट, हम हमेशा एनसी यानी नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले ही क्यों लिखते हैं, और क्यों ओवरली कंसोलिडेटेड क्ले लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो उनका कंसोलिडेशन बिहेवियर है ना क्ले का, वो क्या रहता है, लॉन्ग टर्म रहता है, लॉन्ग टर्म रहता है। दूसरा क्या रहता है, ये टाइम डिपेंडेंट रहता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसमें जो स्ट्रेस हिस्ट्री है वो डिपेंडेंट, ये जो हमारी स्ट्रेस हिस्ट्री है वो डिपेंडेंट रहती है क्ले में, ना कि सैंड में। सैंड में क्या है, वो इनसिग्निफिकेंट होता है, यानी आप बोल सकते हैं रेयरली कभी यूज हुआ होगा सैंड में, तो हम इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं करते। दूसरा क्या है कि सैंड के केस में जो कंसोलिडेशन प्रोसेस है वो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, इसका पानी जो फटाफट से निकल जाएगा, तो कंसोलिडेशन की इतनी वो दिक्कत ही नहीं होगी हमारे को। हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि कंसोलिडेशन सैंड जो है इंजीनियरिंग में रेयरली सिग्निफिकेंट प्ले रोल करता है, तो क्ले का इस्तेमाल हम जो है ज्यादा करते हैं। तो आपको एक और चीज पता लगी कि हम वाई वी यूज ओसी क्ले एंड एनसी क्ले, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट था। तो ये सब आपको पता लग गया कि एनसी और ओसी क्यों यूज कर रहे हैं, इसको भी ध्यान से देख लो, इसको भी अगर ड्रॉ करना है तो ड्रॉ कर सकते हो। इसमें मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख देता हूँ, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको कि क्ले में, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, है ना, कि जो क्ले है उसमें क्या होता है, कंसोलिडेशन जो है वो टाइम डिपेंडेंट होता है, और सैंड में क्या होता है, वो वही चीज, क्ले में क्या होता है हमारे पास, क्ले में कंसोलिडेशन जो है वो क्या होता है, इट इज अ टाइम डिपेंडेंट होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पोर्स जो है, पोर्स में जो पानी है वो पानी बहुत लो परमेबिलिटी के कारण धीरे धीरे क्या होता है, ड्रेन होता रहता है, धीरे धीरे चला जाता है। दूसरा क्या है कि क्ले जो है वो प्रीवियस हिस्ट्री यानी प्रीवियस स्ट्रेस हिस्ट्री को याद रखता है, प्रीवियस स्ट्रेस हिस्ट्री को क्या रखता है, वो याद रखता है, स्ट्रेस हिस्ट्री को याद रखता है, ठीक है ना। आगे लिख देना आप, क्यों रखता है याद, क्योंकि जो एनसी है और जो ओसी है वो कंडीशन क्या है, सॉइल के बिहेवियर में, मतलब सॉइल के जो बिहेवियर है उसमें बहुत ज्यादा फर्क करती है। दैट इज व्हाई आई कैन से कि जो क्ले है वो प्रीवियस स्ट्रेस हिस्ट्री को याद रखता है एज कंपेयर टू सैंड, ठीक है। थर्ड ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सेटलमेंट और जो कंसोलिडेशन है वो कंसोलिडेशन रेट जो है वो क्ले में ज्यादा होता है, यानी लॉन्ग टर्म होता है। तो आई कैन से यहाँ पे एक ग्राफ भी बना देते हैं, उससे आपको और अच्छे से लग जाएगा पता। अगर जब मैं सेटलमेंट वर्सेस टाइम का बनाऊं ना इस तरह से, फॉर द सैंड और क्ले के लिए, सैंड सेटलमेंट वर्सेस, इट इज द सेटलमेंट वर्सेस द टाइम ग्राफ। तो सैंड के लिए कौन सा होगा, आई कैन सी कि ये जो थोड़ा सा है ये किसके लिए है, फॉर द सैंड के लिए, पानी इजिली परकुलेट कर जाएगा। और सेकंड ऑफ ऑल क्या है कि इसमें लॉन्ग टर्म क्या नहीं रहते, हमारी सेटलमेंट नहीं होती है, बिकॉज सैंड इज इनकम्प्रेसिबल। और इसी तरह से अगर जो मैं बोलूँ क्ले के लिए, तो क्ले में क्या होता है, वो धीरे धीरे चलती रहती है सेटलमेंट एज पर लॉन्ग, जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहता है, क्योंकि उसकी परमेबिलिटी क्या है, लो होती है। सो आई कैन से कि ये किसके लिए, फॉर अ क्ले के लिए, ठीक है। आप इसको इजी हैंड से मत बनाना, आप इसको थोड़ा सा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के साथ बनाना, ठीक है ना। क्ले, तो ये क्या हो गया, सेटलमेंट वर्सेज द, यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, सेटलमेंट हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, टाइम हो गया। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे क्या है, हमारी सैंड की परमेबिलिटी ज्यादा है, तो परमेबिलिटी हाई होने के कारण पानी जो है वो इजिली ड्रेन आउट हो जाता है, तो सेटलमेंट और कंसोलिडेशन सैंड में कम होती है। लेकिन क्ले में सेटलमेंट और कंसोलिडेशन जो है वो ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ द लो परमेबिलिटी। तो परमेबिलिटी लो होने के कारण यहाँ से पानी इजिली नहीं होता है, वो आराम आराम से परकुलेट होता है। दैट इज वाई क्या, इसमें सेटलमेंट भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, इसकी कंसोलिडेशन भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है वैसे वैसे क्ले का क्या सेटलमेंट भी हमारा इंक्रीज होता है। दैट इज वाई क्ले में है जो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि आई कैन से किसके लिए बोला था मैं, क्ले स्ट्रेस याद रखता है। दूसरा क्या बोल सकते हैं कि ओसी क्ले के लिए, ओसी क्ले की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है और जो उसकी स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, ऐसे मत लिखो इसको, ठीक है ना। यहां पे मैं लिख सकता हूं कि जो हमारी क्ले होती है उसमें सेटलमेंट और कंसोलिडेशन दोनों क्या होती है, ज्यादा होती है। तो आई कैन से कि द सेटलमेंट और क्या, कंसोलिडेशन, और जो कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन रेट क्ले में क्या होता है, वो ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसी वजह से क्या है, हम कंसल्टेंट इसके लिए क्या लिख सकते हो, सेटलमेंट इमीडिएट होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। यहाँ पे क्ले प्रीवियसली स्ट्रेस हिस्ट्री याद रखता है, वहां पे लिख देना कि सैंड
प्रीवियसली स्ट्रेस हिस्ट्री याद नहीं रखता है। क्लियर हो गया? तो ये दोनों चीजें क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और एक ग्राफ भी बना देना जिससे ये पता लग जाए कि सैंड के लिए कौन सा वाला है हमारे पास, ये वाला है, और क्ले के लिए क्या है, ये वाला है। जहां पे परमेबिलिटी लो है मैंने आपको ये सब कुछ आपको बता दिया है। और ये मैंने नेगेटिव एक्स एक्सिस में क्यों दिखाया? बिकॉज जो हमारी थिकनेस है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जो कोई सोचा है ना कि सर आपने ऊपर को क्यों नहीं बनाया, नीचे को क्यों बनाया, अरे बच्चा जो हमारी थिकनेस है वो डिक्रीज हो रही है ना, जैसे जैसे पानी कम हो रहा है हमारी वॉल्यूम क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कंप्रेस हो रही है, कंसोलिडेशन हो रही है। दैट इज वाई मैंने यहाँ पे किसमें बनाया, नेगेटिव एक्स एक्सिस में बनाया। तो नेगेटिव एक्सिस में इसलिए बनाया है क्योंकि थिकनेस जो है वो डिक्रीज हो रही है ना, या फिर ऐसे थिकनेस जो है वो चेंज हो रही है। क्लियर हो गया? और क्ले में सेटलमेंट क्यों हो रही है ये भी यहां पे लिख देते हैं, बिकॉज ऑफ द हाई पोरोसिटी की वजह से, और क्या बोल सकते हैं, हाई वॉइड रेशो की वजह से। ठीक है ना, वॉइड रेशो की वजह से। ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई है कि बताओ ये हमारी छोटे छोटे पार्टिकल्स है, इनका वॉइड रेशो ज्यादा होगा या कोर्स ग्रेन सॉइल का वॉइड रेशो ज्यादा होगा। तो ये चीज मैंने आपको नहीं बताई है पहले से। अगर नहीं पता लग रहा है तो पहले पीछे वाले चैप्टर जाकर देखो, तब जाकर आपको पता लग जाएगा कि पोरोसिटी हाई क्यों है, वॉइड रेशो क्या है, हाई क्यों है। तो क्ले में सेटलमेंट इसलिए ज्यादा हो रही है। और क्या बोल सकते हैं कि कंसोलिडेशन जो है, जो रेट ऑफ कंसोलिडेशन है वो सैंड में क्या होता है, वो कंसोलिडेशन जो है हमारे सैंड में ज्यादा होता है। क्यों? बिकॉज जो रेट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन किस में है, टाइम में है। तो जब टाइम हमारा कम लग रहा है तो रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आई कैन से कि रेट ऑफ कंसोलिडेशन जो है वो सैंड में ज्यादा है, और यही चीज उल्टा किसमें है, क्ले में। यानी रेट ऑफ कंसोलिडेशन जो है वो लेस है किसमें, हमारी क्ले में। तो ये दोनों चीजें आपको मैंने यहाँ पे बता दी हैं। सो और दूसरा क्या है कि सैंड में हम निगलेक्ट कर सकते हैं क्या क्या निगलेक्ट कर सकते हैं हम, ओसी स्टेट वगैरह और एनसी फॉर दिस। ठीक है ना, दैट इज वाई प्रीडोमिनेटली हम क्या यूज करते हैं, ओसी फॉर द क्ले एंड एनसी फॉर द क्ले। इन्हीं के बारे में हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। इतना क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, दैट इज द ओइडोमीटर टेस्ट। क्या होता है हमारे पास ओइडोमीटर टेस्ट?